नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और अशेषा अध्वर्यु। भारतीय बाजार की मंगल शुरुआत मंगलवार के दिन होने के पूरे संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, सीज फायर की जो खबर है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में पीस मेकर है, ये सारी चीजों पर विस्तार से बातचीत होगी। पावर ट्रेड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। ईरान इजराइल के बीच खत्म हुआ युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दी जानकारी। लिखा, अगले 24 घंटे में लागू हो जाएगा सीज फायर, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावों का किया खंडन। ईरान इजराइल की सीज फायर की खबर से दौड़े अमेरिकी बाजार। डाउ 375 अंक उछला, नैस्डैक और S&P 500 में करीब 1 से 1.5% की बढ़त। डाउ फ्यूचर्स भी 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा। ईरान इजराइल में सीज फायर की खबर से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड 3% गिरकर करीब $70 के पास। घरेलू बाजारों में सोने चांदी में सपाट कामकाज। कॉमिक्स पर गोल्ड $3,365 और चांदी $36 के पास। ईरान इजराइल में सीज फायर की खबर से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड 3% गिरकर $70 के नीचे। घरेलू बाजारों में सोने चांदी सपाट कारोबार। कॉमिक्स पर गोल्ड $3,365 और चांदी $36 के पास। एक दिन की बिकवाली के बाद डीआईएस ने फिर की खरीदारी। कल कैश में 5,592 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। वहीं एफआईएस ने 4 दिन की खरीद के बाद कल कैश में 1,874 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। 29 अगस्त से एफएनओ से बाहर होंगे आदित्य बिरला फैशन, अदानी टोटल गैस, ग्रैन्यूल्स, जिंदल स्टेनलेस और एसजेवीएन। सीएससी, आईआरबी इंफ्रा और पूनावाला फिनकॉर्प भी एफएनओ सेगमेंट से होंगे बाहर। सेबी ने रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के लिए मास्टर सर्कुलर किया जारी। अब सेबी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग होगी जरूरी। सभी पुराने सर्कुलर्स अभी किए रद्द। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर की। सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। अमेरिका के मक्का सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग से अटकी भारत यूएस की ट्रेड डील। 9 जुलाई तक डील न होने पर 2 अप्रैल के स्तर पर लौटेगी टैरिफ। भारत इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत ने इंग्लैंड को दिया 350 का बड़ा लक्ष्य। ऋषभ पंत दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी न्यूज स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी मानसी दवे और अशेषा है। ग्लोबल बाजारों का मूड अच्छा लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी ने 5वां गियर लगा दिया है, 250 अंक ऊपर है, 1% से ज्यादा की तेजी है। 25,250 के ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने सबसे पहले आके कह दिया कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम को लेकर तैयार हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक डी एस्केलेशन के संकेत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि अरागची ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो फिर वो युद्ध विराम को लेकर बिल्कुल कंसीडर करेंगे। देखते हैं क्या होता है। थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन पॉजिटिविटी यहां से ज्यादा दिख रही है और उस पॉजिटिविटी के चलते पूरे दुनिया भर के बाजारों का मूड आज के सत्र में अच्छा है। क्रूड 2 दिन में 12% गिर के कारोबार कर रहा है, तो उस फ्रंट पर भी चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। तो तेजी के सत्र के लिए कम से कम आज तैयार है और जैसा कि मानसी ने कहा कि आज मंगलवार है, मंगल सब कुछ होगा और उसके पुख्ता संकेत हमें मिलते हुए दिख रहे हैं। पहले 4 तस्वीरें लेकर आएंगे स्क्रीन पर और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से आपको ग्लोबल बाजारों को लेकर, जो पॉलिटिकल स्थितियों को लेकर, खबरों को लेकर, स्टॉक्स को लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आपको हम धीरे धीरे आगे लेकर शो में चलेंगे। देखिए पहले 4 तस्वीरें। तो ट्रंप ने ईरान इजराइल सीज फायर का दावा किया है,
लेकिन ईरान ने फिलहाल तो उसका खंडन जरूर किया है। और उसके पहले अमेरिका ने जो ईरान पर उनके न्यूक्लियर साइट पर हमले किए थे, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और दोहा में, कतर के दोहा में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, जहां पर 10,000 से ज्यादा सैनिक रहते हैं, उस पर हमला किया। हालांकि वहां पर किसी के मारे जाने की खबर है नहीं। अब देखते हैं कि ईरान ने कह दिया कि अगर इजराइल युद्ध रोकता है तो वो भी युद्ध विराम करेंगे। क्या अब अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाएगा कि वो डीएस्केलेट करें? पॉजिटिविटी तो बिल्ड हो रही है साफ तौर पर, और ये हमें ग्लोबल बाजारों के लेवल्स में दिख भी रहा है। आज आप देखिए डाउ फ्यूचर में अच्छी तेजी है। कल अमेरिकी बाजार लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ डे हाई पर जाकर बंद हुए हैं। पौने 400 अंकों के आसपास की तेजी डाउ जोन्स में रही और 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती हमने नैस्डैक में देखी। गिफ्ट निफ्टी करीब 250 अंकों पर कारोबार कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी ने एशिया के बाकी भी जो बाजार हैं सभी के सभी आज मजबूती दिखा रहे हैं। 400 अंकों पर है हैंगसेंग। और अगर हम चीन के बाजार की बात करें, शंघाई में 1% के आसपास का उछाल है। कोरिया के बाजार में तेजी है। निक्केई करीब 350 अंकों पर है। तो चौतरफा तेजी आज हमें देखने को मिल रही है और उस तेजी की वजह यह भी है कि क्रूड को लेकर देखिए हमारा देश डिपेंडेंट है, निर्भरता काफी ज्यादा है और क्रूड काफी सॉफ्ट हो गया है। 2 दिन में 12% से ज्यादा की गिरावट हो गई है और $69 के नीचे आ गया है कच्चे तेल का भाव। ये वो भाव है जब ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध की शुरुआत हुई उसके पहले के जो भाव थे वो भाव अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है निश्चित तौर पर। एक और चीज की एफएनओ के स्टॉक्स में कुछ बदलाव होंगे। 29 अगस्त से जिंदल स्टेनलेस और अदानी टोटल एफएनओ से ये बाहर हो जाएंगे। तो ये भी अपडेट है। इन स्टॉक्स पर भी आज आपको नजर रख के चलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि किस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, क्या कुछ हुआ है ग्लोबली, क्या डेवलपमेंट्स हैं और कितने पॉजिटिव हैं, ये मानसी बताएंगे। मानसी ने सारी स्टडी की है। मानसी, निश्चित तौर पर देखिए ट्रंप बड़बोले हैं और ट्रंप को कहा यह भी जाता है कि वो क्रेडिट लेने को भी तैयार रहते हैं। क्या देखिए मैंने शांति करा दी, स्टेटमेंट तो उनका आया, ईरान ने खंडन जरूर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना इसको अब यहां से चीजें खराब नहीं होगी, ये संकेत मिलने लगे हैं। अरे आप बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं अभिषेक। गुड मॉर्निंग डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप तो पीस मेकर हैं, अब ये किरदार निभा रहे हैं वो और ये पीस मेकर का किरदार जो निभा रहे हैं, पहले तो वॉरलाइक सिचुएशन क्रिएट करना और उसके बाद ये कहना कि भैया हम तो दुनिया भर में शांति चाहते हैं। ये नया कैरेक्टर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन शेकी कॉन्फर्मेशन है इस सीज फायर की जो बात वो कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर अपना ट्रूथ जो वो रख रहे हैं, इजराइल और ईरान की तरफ से अभी तो पूरी तरह से इसके स्टेटमेंट्स आने चाहिए, वहां से तो कंफर्मेशन आ नहीं रहे हैं। तो कैविएट है, इस कैविएट को भी मानकर चलना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद बाजार की ग्लोबल सेटअप की दिशा जो है वो बदली है और सुधरते हुए विदेशी बाजार नजर तो आ रहे हैं। करीब 300 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखेंगे, इम्प्लाइड ओपन देखिए मजबूती के साथ। लेकिन सबसे पहले ये वॉर को लेकर जो सारे अपडेट्स हैं वो जान लेना काफी जरूरी है। हुआ क्या, ईरान के कतर में अमेरिका के जो सैन्य बेस हैं उस पर मिसाइल हमला किया गया और इनफैक्ट अल उदीद मिलिट्री बेस को ईरान ने जवाबी कार्रवाई में निशाना भी बनाया। इजराइल और ईरान टेंशन्स तो चल रहे थे, लेकिन अब जब उसमें यूएस ने इंटरवेंशन करना, इंटरफियर करना शुरू किया तो उसके बाद ईरान ने वापस से जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ों में एक तरीका ये भी निकला कि चलो एक सीज फायर, एक पीस की गुहार लगाई जाए और इसी के चलते ईरान इजराइल मिडल ईस्ट में शांति बहाल करने को सहमत है। ये ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट उनके ट्रूथ सोशल मीडिया पर आता हुआ दिखा और ओवरनाइट जब ये अनाउंसमेंट आया उसके ठीक बाद हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स जो हैं वहां पर काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। आज सुबह फ्यूचर्स की चाल अगर देखेंगे वहां पर भी ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिला, मजबूती की चाल इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सोचर वहां से ही शुरू हो चुका था, सेंटिमेंट वहां से ठीक होते हुए नजर आ रहे थे बिकॉज ये अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा। तो इस चीज को पॉजिटिव जरूर कहा जाएगा। एटलीस्ट एक अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाजार में उथल पुथल नहीं पैदा कर रहा है, वॉलिटिलिटी नहीं पैदा कर रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है और भारतीय बाजार के लिए भी ये जरूरी है क्योंकि भारतीय बाजार भले ही विदेशी बाजार में कितने भी सेंटिमेंट्स बन रहे हैं उनके विपरीत तेजी और मच्योर बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि डायरेक्शन हमें भी नहीं मिल रहा था बिकॉज हर दिन हर ओवरनाइट कोई सेंटिमेंट बदलते थे, कोई न्यूज़ फ्लो आ जाता था, कोई ट्वीट या किसी तरह की अनाउंसमेंट और उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट पर देखने को मिल रहा था। अब एक डायरेक्शन मिलता दिखेगा और तेजी की चाल जो है भारतीय बाजार
एटलीस्ट पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। पॉजिटिव हम थे, लेकिन यहां से पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। अब आ जाते हैं सीधा ग्लोबल बाजार के अपडेट्स पर। यूएस के मार्केट्स में डाउ करीब 374 अंक मजबूत हुए, नैस्डैक में करीब 183 अंकों की तेजी देखने को मिली और S&P भी जब क्लोज हो रहे थे मजबूती की ही चाल। ऑफकोर्स ये अनाउंसमेंट का पॉजिटिव सेंटिमेंट था जो कि देखने को मिला था। अच्छे संकेत थे और इन अच्छे संकेतों में कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, कुछ इवेंट्स ट्रिगर्स भी हैं। होम प्राइस, जून कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये आंकड़े आ जाने वाले हैं और ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के जो प्रतिनिधि हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी स्पीचेस, उनकी कमेंट्स, जेरोम पॉवेल की तरफ से टेस्टिमनी, ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टेक अवे बन जाता है। एशियाई बाजार के संकेत अच्छे हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे जापान के बाजार निक्केई में करीब 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में तेजी लौटी है, करीब 2% का उछाल आप देखेंगे। और गिफ्ट निफ्टी आज सुबह सुबह जब शुरुआत हुई ऑलमोस्ट 100-125 अंकों की तेजी देख रहे थे, वहां से तेजी लगातार बढ़ती ही गई है। फिर 200 अंक और अब तो 300 अंकों के करीब की तेजी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन में नजर आ रही है। 25,280 के लेवल से भारतीय बाजार को वहां से भी सपोर्ट मिलेगा। अन्य संकेतों की अगर बात करें, कल 8% गिरने के बाद कच्चे तेल की चाल में नरमी पर कामकाज देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ग्लोबल सेटअप जो है उसी का इंपैक्ट एनर्जी पैक पर देखने को मिल रहा है। और क्रूड की अगर बात करें, बिकवाली का दबाव $69-70 ऑफ बैरल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 2 दिन में करीब 12% गिर चुके हैं क्रूड के दाम। और सोने चांदी में सेफ हेवन के तौर पर मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी एक कह सकते हैं एक सीमित दायरे में ही कामकाज देखने को मिल रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3% और डॉलर इंडेक्स 98% के लेवल्स पर ट्रेड करती हुई। लेकिन ये सारे संकेतों के बीच भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा हफ्ता और आज का दिन भी, क्योंकि बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी अशेषा आज होने जा रही है। बिल्कुल, तो ये ग्लोबल बाजारों का इस तरह का अपडेट निकल कर आ रहा है और जियोपॉलिटिकल का फ्रंट पर काफी कुछ डेवलपमेंट्स। हालांकि अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए थे। अमेरिकी फ्यूचर्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए और गिफ्ट निफ्टी से भी 290 अंकों की तेजी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। ग्लोबल बाजारों की तो बात कर ली, लेकिन थोड़ा डिटोर लेते हैं और क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। इंडिया इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और मानसी अभिषेक काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट की, तो उनसे ही पूछते हैं। ऋषभ पंत का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से रहा है, क्या आप अभी भी क्रिकेट पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं अभिषेक? आशीषा, ज़्यादा देख तो नहीं पा रहे हैं, कभी कभी थोड़ी झलकियां देख लेते हैं, लेकिन हाँ नज़र बनी हुई है क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा है भारतीय टीम के लिए। और ऋषभ पंत कमाल के बैट्समैन हैं, मतलब क्या कुछ से नहीं गुजरे हैं। अभी आप आईपीएल देखिए, शुरुआत में कितनी असफलताएं उनके नाम थी, बाद में जाते जाते फॉर्म का करेक्शन हुआ, आखिरी मैच में उन्होंने 100 बनाया था वहाँ पर और उस फॉर्म को कंटिन्यू किया है इंग्लैंड और भारत की टेस्ट सीरीज़ में। 371 रन का टारगेट थोड़ा छोटा रह गया मुझे लगता है। जिस तरह के लय में दिख रहे थे केएल राहुल और ऋषभ पंत, ये टारगेट थोड़ा सा ना बड़ा होना चाहिए था। 371 रन, अब उसमें 21 रन तो बना दिए हैं इंग्लैंड ने। आज अब आखिरी दिन है, 350 रन बनने हैं और सारे के सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। मतलब इंग्लैंड जानी जाती है अपने अग्रेसिव अप्रोच के लिए, बेसबॉल क्रिकेट की उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय टीम ने बहुत ही कह सकते हैं कि कड़क परफॉर्मेंस दी है। पहली टेस्ट में 5 सेंचुरी लगी, 5 में से 2 सेंचुरी ऋषभ पंत के नाम में और मतलब उन गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल हो गए भारत की जिन्होंने टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई है। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप देखेंगे नहीं है, धोनी, सचिन, गांगुली, ऐसे लोग उस लिस्ट में आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ये कमाल किया ऋषभ पंत ने और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। आज देखते हैं क्या होता है। वैसे आज रेन का भी फोरकास्ट है आशीष, आपको बता दूं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ना बारिश खलल डाले। 350 बनने हैं लास्ट डे, एक भी विकेट गिरा नहीं इंग्लैंड का, कम भी नहीं है, मतलब ज्यादा भी नहीं है, मतलब सारे रिजल्ट पॉसिबल है। तो निश्चित तौर पर एक कड़क मैच जरूर होगा। पिच थोड़ी सी टर्न होनी शुरू हो गई है और हमने देखा कि भारतीय जो बल्लेबाज है ना, आखिरी के जो 5 बैट्समैन है वो लड़खड़ा रहे हैं, दोनों इनिंग्स में हमने देखा है। इंग्लैंड अगर मतलब थोड़ा सा यहाँ से खेल गया, अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छी मिल गई और पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर गए तो मैच थोड़ा सा फंस जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। उम्मीदें करके चलेंगे कि भारतीय स्पिनर्स और बुमराह पर काफी दारोमदार होगा इसका। ठीक है, तो फिर से एक बार बाजारों पर नजर डालते हैं और एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे अभिषेक, उस पर नजर डाल लेते हैं। कल के सत्र में एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 1870 करोड़ के शेयर्स बेचे। 4 दिन की खरीदारी के बाद कल यहां पर नेगेटिव फिगर आया, करीब 1870
70 करोड़ के कैश मार्केट में कल शेयर बेचे। लेकिन इसके अलावा DIIs की बात करें तो तगड़ा फिगर आया, 6000 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में यहां पर दिखी। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्या उसका कुछ इम्पैक्ट FIIs की खरीदारी पर भारतीय बाजारों पर दिखेगा और पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं? आशीषा, देखिए, अगर जियोपॉलिटिकल की बात करें तो ईरान ने भले ही ये कहा है कि अभी युद्ध विराम हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े बयानों को पढ़ेंगे तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर इजरायल अगर हमले रोकता है तो हम भी रोक देंगे। उनका ये कहना है कि हमने शुरुआत की नहीं थी, इजरायल ने ये वॉर छेड़ा है ईरान के लोगों के खिलाफ, तो अगर वो रोकते हैं तो हम भी रोक देंगे। अब गेंद जो है ना वो अमेरिका के पाले में है और इजरायल के पाले में है। ट्रम्प ने आके कह तो दिया, हमने सीज फायर करवा दिया है, और अब पूरा ट्रम्प दबाव बनाएंगे इजरायल के ऊपर कि आप जंग रोकिए। जो कुछ उनको शायद अचीव करना था वो हासिल हो गए होंगे। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करने थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको रोकना था। ये अमेरिका का दावा है कि उन्होंने किया है। हालांकि ईरान ने कहा कि वो जारी रखेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी लंबी खींचेंगी, इतनी जल्दी ये सॉल्व होंगी नहीं। लेकिन हाँ, फौरी तौर पर ये लग रहा है कि यहाँ से युद्ध विराम जल्द होने के संकेत मिलने लगे हैं और भारतीय बाजार देखिए उसी को रीड करके आज शानदार तेजी दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 325 अंक ऊपर है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। वो कुछ दिनों की बात है और देखते हैं कि कब दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट कब आ जाता है, इजरायल की तरफ से और ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आता है युद्ध विराम को लेकर। FIs की बात करें, 4 दिनों की अच्छी बाइंग थी। हमने देखा था कि शुक्रवार को जोरदार करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की थी FIs ने। कल उस पर ब्रेक लगी है, 4 दिन की जो बाइंग हो रही थी, लेकिन क्वांटम काफी छोटा है। 1874 करोड़ रुपए के आसपास की ही सेलिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। और DIIs की बात करें, एक दिन के पॉज के बाद DIIs ने फिर से हम देख रहे हैं कि अपनी तगड़ी खरीदारी की है, करीब करीब 5,600 करोड़ रुपए के आसपास की। FIs की लॉन्ग होल्डिंग कल हम बता रहे थे कि बढ़ के करीब 24% के आसपास हो गई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं हुई, 1-1.25% के आसपास कमी आई है। करीब 23.25% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि FIs की जो बाइंग का मोमेंटम है, आज फिर से आप हो सकता है कि पार्टिसिपेशन देखेंगे, क्योंकि डीएस्केलेशन के संकेत आए हैं, ग्लोबली माहौल अच्छा है। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है भारतीय बाजार के लिए वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल उस लेवल पर आ गया है जिस लेवल पर ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध होने से पहले का जो लेवल था, यानी कि 12 जून वाला जो लेवल था ना, उस भाव पर आ गया है कच्चे तेल का भाव। और 2 दिन में करीब 13% के आसपास की गिरावट आ गई है। हम कहाँ $80 की बात कर रहे थे, अब तो $70 के भी नीचे कच्चे तेल का भाव है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा पॉजिटिव है। और अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है, अब FIs की भी आप बाइंग की उम्मीद करके चलिए। कल की बिकवाली से मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सेंटिमेंट डेंट हुआ है या फिर किसी पॉज के संकेत मिले हैं। आज उम्मीद है कि आज FIs की तरफ से आपको बाइंग के फिगर देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो यही करके चल सकते हैं कि FIs की तरफ से बाइंग के फिगर्स वापस नजर आए। 3 सेशंस की खरीदारी दिखाने के बाद FIs ने एक सेल फिगर दिखाया है, लेकिन DIIs की तरफ से लगातार भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, सपोर्ट सिस्टम लगातार कायम है। अब भारतीय बाजार में इंडेक्स वाइज आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता। आज BSE के कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी होने जा रही है और कल के बाजार की तस्वीर अगर देखेंगे, कल हमारे पास इतने कोई बेहतरीन ग्लोबल क्यूज भी नहीं थे, बावजूद इसके भारतीय बाजार ने काफी मैच्योर बिहेवियर दिखाया। हाँ, हमने क्लोज लाल निशान में जरूर किया, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अगर आप देखेंगे, निचले स्तरों से बाजार ने रिकवरी की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में बाजार को कामयाबी भी हाथ लगी। 24,971 के लेवल्स के आसपास निफ्टी में हम देख रहे थे क्लोजिंग। वहीं बैंक निफ्टी की भी तस्वीर अगर देखेंगे, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कोई बड़े अच्छे खासे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स तो इनफैक्ट बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म भी कर रहे थे और मिड कैप हरे निशान में क्लोज हुआ। 24,971 के लेवल्स पर अभिषेक कल हमने क्लोजिंग दिखाई है। जब कल मार्केट में वॉलेटाइल सेंटिमेंट्स थे, तब भी एक्सपर्ट्स का कहना था कि 25,100 के स्तरों को ध्यान में रखना जरूर चाहिए। अंडरटोन मार्केट का बुलिश है। इस वक्त सेंटिमेंट ऑलरेडी अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 300 अंकों के इम्प्लाइड ओपन में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो भारतीय बाजार के लिए ये सेंटिमेंट जो है काफी बेहतर साबित होते दिखेंगे। मानसी, निश्चित तौर पर आज तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ही शानदार इंडिकेशन दे रहा है 270 पॉइंट की।
देखिए अपनी बाजारों में कोई दिक्कत थी नहीं। हम ये भी कह भी रहे थे कि जो कुछ है वो इम्पोर्टेड है, वो जियोपॉलिटिकल जो तनाव है वो बाजार पर हावी हो रहे हैं। अदरवाइज देखिए अपने मैक्रो तो अच्छे हैं, आपकी ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, 6.5% के आसपास की आपकी जीडीपी के प्रोजेक्शन हैं, महंगाई आपके काबू में है, टैक्स कलेक्शन वगैरह के नंबर अच्छे आ रहे थे, मानसून को लेकर भी अच्छी खबरें आई हैं। तो अपने मैक्रोज तो स्ट्रांग थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और अब ये अगर संकेत सुधरते हैं तो बाजार जो एक रेंज में फंसा था ना 24,500 से लेकर 25,000 की रेंज में, उससे अब ऊपर निकलने के पुख्ता संकेत हमें पिछले हफ्ते ही मिल गए थे शुक्रवार को। और कल का सत्र बड़ा बढ़िया रहा। कल कमजोरी पर शुरुआत हुई और इंट्राडे में क्या कमाल की रिकवरी हमने देखी, करीब 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी हमने सॉलिड रिकवरी देखी, लोअर लेवल से 56,000 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग हुई। तो आप तेजी की उम्मीद करके चलिए। अब ये 250 अंकों के बढ़त पर शुरुआत के संकेत तो दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। एक छोटा सा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 25,200 पर था, अब लगता है कि नहीं उसके ऊपर ही खुलेंगे, तो मान के चलिए कि 25,500 तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,900 के लेवल पर बढ़िया सपोर्ट है। किसी को अगर मान लीजिए नई बाइंग करनी हो, देखते हैं मौके मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाजार अब रुकने के मूड में दिख नहीं रहा है। क्रूड का एक बढ़िया ट्रिगर मिल गया है और बाकी जो संकेत हैं, चाहे क्रूड हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, सारे जो एसेट क्लासेस हैं वहां पर ना थोड़ी थोड़ी नरमी। सोना स्टेबल हो गया, $3350 के आसपास के भाव हैं, सेफ में डिमांड नहीं आ रही हो गया, ऐसा लगता है कि गोल्ड की कहानी हो गई है, क्रूड नीचे आ गया है। तो बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में साफ तौर पर दिख रही हैं और यहां से आप तेजी की उम्मीद करके बिल्कुल चलिए। नई खरीदारी करने वालों के लिए थोड़ी सी ना टेंशन है, जिन्होंने मान लीजिए कि अगर शुक्रवार से पहले की किसी की पोजीशन अगर नहीं है, शुक्रवार को बाजार अच्छे से चले, कल थोड़ी सी जरूर हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन आज बड़ी तेजी पर शुरुआत होगी। 24,950 से लेकर 25,050 या फिर 25,100 इस रेंज में अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर नई खरीदारी के लिए कुशन काफी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर 25,500 की तैयारी आप करके रख लीजिए। आज कल में ये हो सकता है कि लेवल आपको फटाफट अचीव होते हुए दिखेंगे, बशर्ते कि अब मिडिल ईस्ट से कोई तनाव फिर से उभर के ना आए, इजराइल भी युद्ध विराम को लेकर सहमत हो जाए और चीजें वहां पर अब सामान्य होने की तरफ बढ़े। अच्छा संकेत आया, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की खबरें आ रही थी, वो हुआ नहीं, तो आपके पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव्स हैं बाजार के लिए, और उन पॉजिटिव्स पर बाजार रिएक्शन देने के लिए यहां से बिल्कुल तैयार है। कोई दिक्कत वैसे भी थी नहीं, आपके अर्निंग्स वगैरह भी ठीक ठाक ही आए थे, तो मान के चलिए कि अगर कोई माली करेक्शन आता भी है तो ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार होगा। और इमीडिएट जो यहां से टारगेट फिलहाल जो सामने नजर आ रहा है वो है निफ्टी के लिए 25,500 का। निफ्टी बैंक का भी मैं जोड़ता हूं, फटाफट अपने मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं, उनको शो में शामिल करेंगे। कल इंट्राडे में जो रिकवरी आई निफ्टी बैंक में काफी शानदार रही, 56,000 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी है। और अब जो सपोर्ट है 56,000 ही निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 56,500 पर छोटी सी रुकावट निफ्टी बैंक में आ सकती है, लेकिन अगर उसको पार करता है तो 57,000 आप फटाफट आप देखेंगे। तो कोई भी अगर मान लीजिए अब ये गैप के साथ खुलने पर दिक्कत ये है, अगर ये नजदीक खुलता ना, मान लीजिए अगर ये गिफ्ट निफ्टी अगर आपको 100 अंक ऊपर 150 अंक ऊपर जैसे कि सुबह संकेत दे रहा था उतना ही खुलता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये 250 अंकों की गैप पे अगर खुला तो थोड़ी सी नए ट्रेडर के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यह है कि बाजार तेजी का रहेगा। निफ्टी बैंक 57,000 तक जाने के लिए अब यहां से बिल्कुल तैयार दिखेगा। 56,500 पर एक छोटा सा हर्डल होगा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बाजार में आपकी होनी चाहिए। चलिए मार्केट एनालिस्ट शरण लिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनको शो में शामिल करते हैं। शरण भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। एक बार जरा आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए शरण, और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है माहौल और मूड, और इंडेक्स में किस तरह से आज ट्रेड सेटअप करना है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग मानसी। तो अभिषेक जी, मैं तो आपको कब से पिछले कितने दिनों से कह रहा था मार्केट एक बाय ऑन डिप्स है, एक ही गुड न्यूज पे आपको चांस भी नहीं मिलेगा एंट्री का, और आज देखो वही हो रहा है। मार्केट अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई पे खुलेगा 25,200 150 से 200 के बीच के लेवल्स पे। तो अभी निफ्टी में क्या हो गया, 24,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। अगर 25,200 के आसपास खुलता है मार्केट तो मुझे लग रहा है सपोर्ट पर 24,800 से बढ़ के 25,000 के लेवल्स का हो जाएगा। वहां पे थोड़े दिन कंसोलिडेट करके मुझे लग रहा है वो लेवल भी ब्रेक होना ही चाहिए, जो पिछला आपका स्विंग हाई था 25,222 का मेरे हिसाब से।
तो 25,250 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो एक न्यू लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी सिमिलर लाइंस है, मुझे लग रहा है 57,000 के लेवल्स क्रॉस कर देगा आज, और वहां पे भी सिमिलर अभी एक 56,000 का ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जो कल का क्लोजिंग है। आने वाले समय में मुझे भी लग रहा है अगर अच्छी तरह कंसोलिडेट करे और थोड़ा समय बिताए तो बैंक निफ्टी आपको 58,000 58,500 के भी लेवल्स दिखा सकते हैं। तो मार्केट तो काफी पॉजिटिव हो गया है सडनली एक दो दिन में ही, जो मैं काफी समय से कह रहा था, बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी हम आपसे लेंगे शरद थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले पुलकित अब हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं। पुलकित, गुड मॉर्निंग। बताएं एफएनओ का सेटअप आज के सत्र में किस तरह का दिख रहा है, कल के क्लोजिंग के बाद किस तरह के चेंजेस हुए हैं? जी आशीषा जी, तो अगर एफएनओ की सेटअप की बात की जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज कल रात की जो न्यूज आई उसके बाद दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन फिर भी जो कल क्लोजिंग के बाद था वो मैं एक बार दर्शकों के लिए पढ़ देता हूँ। तो जो इंडिया विक्स था वो करीब 13.67 पे है। उसके बाद अगर हम पीसीआर चेंजेस की बात कर लेते हैं, जो कि पुट कॉल रेशो है, वो पुट कॉल रेशो लगभग 0.98 पे है, और जो बैंक निफ्टी का है वो 0.84 पे है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर लें, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो करीब 15.61% घट के आया है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है क्योंकि कल मार्केट में दबाव था थोड़ा सा। आज वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी वापस सुबह खुलने के बाद, तो हम दर्शकों को दोपहर में बता भी देंगे कि क्या वापस चेंजेस आए हैं। अगर हम मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात करें तो जो निफ्टी कॉल की स्ट्राइक प्राइस थी 25,000 की, वहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिवनेस देखी गई, और वहां पे ट्रेंड जो था वो कॉल राइटिंग की तरफ था। और अगर हम निफ्टी पुट की बात करें तो वो 24,900 के ऊपर थी और वहां पर पुट बाइंग देखी जा रही थी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर ली जाए अपने निफ्टी में, तो पुट की तरफ है वो 24,000 और कॉल की तरफ है वो 26,000। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो वहां पे जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बदलाव आया है वो करीब -17.51% का है, और जो ट्रेंड देखा गया है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का ही देखा गया था। अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें तो वो कॉल और पुट दोनों ही तरफ 56,000 के ऊपर काफी दिनों से बना हुआ है। अगर हम लॉन्ग पोजीशंस को देखें तो एफआई की लॉन्ग पोजीशंस करीब 22.68% आई है। वो 22.68% थोड़ी सी घटी है, जो हमने कल बात की थी सुबह, तो वो अलग थी बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अब अगर हम डीआई लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो वो 62.62% के ऊपर है, और अगर हम रिटेल की बात करें तो वो लगभग 61.26% है। एफएनओ बैन वाले स्टॉक्स की बात कर ली जाए तो सिर्फ दो स्टॉक्स हैं जो एफएनओ बैन में है, एक है अपना आरबीएल और दूसरा है बायोकॉन। तो आशीषा जी, ये थी एफएनओ की पोजीशंस, किस तरह से क्या मार्केट में बना है। दोपहर में एक बार और डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के चेंजेस आए हैं। बिल्कुल, और जैसे आप बता रहे थे बाजार की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी आज अगर गिफ्ट निफ्टी से 200 अंकों के तेजी के संकेत, और अगर ऐसे संकेत निकलते हैं और एक्चुअली ट्रांसलेट होते हैं, निफ्टी में तेजी अगर नजर आती है तो शायद इन आंकड़ों में भी बदलाव दिखेंगे, और फिर एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। शरण, फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके कौन से होंगे आज के सत्र के लिए? तो फर्स्टली गुड मॉर्निंग आशीषा। तो आज मेरा पहला तो ऑयल सेक्टर से ही रहेगा। आप बीपीसीएल में बाय कीजिए 313, टारगेट रहेगा 318 323 का, स्टॉप रहेगा 308। अगर स्टॉक ज्यादा गैप डाउन ज्यादा गैप अप ओपन हुए तो अपना रिस्क रिवॉर्ड एडजस्ट करके मगर जरूर एंट्री बनाइए, आगे चल के काफी अच्छा है। ब्रांड काफी फास्ट गिरने की उम्मीद रखता है। सेकंड रहेगा पीएसयू बैंक, काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो उसमें से आप पीएनबी बाय कीजिए 104, स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपीज डेली क्लोजिंग बेसिस का, टारगेट रहेगा 108 112। और थर्ड स्टॉक रहेगा मेरा ग्रासिम। काफी अच्छा चला था मगर एक करेक्शन के बाद वापस रिकवरी दिखाई है अभी, और ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ गया है, तो मुझे लगता है आज वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो आप ग्रासिम बाय कीजिए करंट लेवल पे, टारगेट रहेगा 2765 2805, स्टॉप लॉस रहेगा 2683 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो शरण की तरफ से तेजी के 3 इक्के, ग्रासिम के लिए टारगेट 2765 2805 रुपए का, स्टॉप लॉस 2683 का। बीपीसीएल के लिए 318 और 323 के टारगेट। शरण, मुझे लगता है कि आपके ये दोनों टारगेट है ना,
अब इसके ऊपर ही बीपीसीएल खुलेगा। कोई और एक बड़ा टारगेट दीजिए। मुझे लगता नहीं कि ये 323 तक ही रहेगा, आप क्योंकि ओएमसीज के लिए ना गुंजाइश यहाँ से काफ़ी बढ़ जाएगी। 4%, 5%, 6% चल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीपीसीएल में 323 के बाद वाला टारगेट जरा बताएंगे शरण आप। तो अगर अभिषेक आप बीपीसीएल की अगर ओवरली अगर जिससे पोजिशनल थोड़ा लंबा भी पोजीशन बनाना है, मुझे लग रहा है स्टॉक अपना पिछला स्विंग हाई 335 और 340 के टारगेट भी टच कर सकते हैं। 340 वाला टारगेट आपका सही लग रहा है। उस टारगेट के लिए मान लीजिए अगर आज नहीं तो 1-2 दिन में निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। 308 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। पीएनबी बाय टारगेट 108, 112, स्टॉप लॉस यहां पर 100 रुपए का। तो 3 बढ़िया शेयर हो गए शरण की तरफ से। और आज आप ध्यान रखिए कि क्रूड रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो दम लगा के हो सकता है कि आपको दौड़ लगाते हुए दिखें। उसमें ओएमसीज हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेंट वाली कंपनी, इसके अलावा आप देखेंगे कि एविएशन वाली कंपनीज, टायर वाली कंपनीज, इन पर आप खास नजर रख के चलिए। और इसके साथ साथ जो स्पेशलिटी केमिकल वाली जो कंपनी है उस पर भी नजर रखिए, क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल के तौर पर ना क्रूड के डेरिवेटिव्स का ही इस्तेमाल करती हैं, तो वो भी आपके फोकस में जरूर होनी चाहिए। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं आगे, इन सेक्टर से कुछ शेयर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। माहौल बढ़िया, चारों तरफ हरियाली दिख रही है। आप बताइए हरियाली में आपकी पसंद क्या होगी और कहां दाव लगाने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी है, और लेकिन अगर हम हमारा करंट मार्केट सेटअप देखें तो काफी स्ट्रांग इनफ है। कल भी हमने देखा कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा कोई अफरा तफरी नहीं देखी। नो डाउट गैप डाउन हम जरूर हुए, क्योंकि हम एक वैक्यूम के अंदर तो ट्रेडिंग करते नहीं है, तो ग्लोबल कंसर्न्स हमें भी इफेक्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से इंटरनल मार्केट या तो डोमेस्टिक क्यूज है काफी अच्छे सेटअप के अंदर है, तो हम तेजी का ही रुख रखेंगे। मैं पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लूं तो कोई भी डिप आता है वहां पे लॉन्ग करेंगे जब तक 24,500 एज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस, और एज एन ट्रेडर 24,700 इज द स्टॉप लॉस। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते बाय ऑन डिप्स आप करते रहिए। नेक्स्ट मंथ के अंदर हम वापस 25,200 से 25,500 तक के लेवल्स डेफिनेटली देख सकते हो। हालांकि गैप अप 25,000 के ऊपर दिख भी रहा है, अगर वो सस्टेन होता है तो इवन दिस एक्सपायरी के अंदर भी हम 25,200 तक के लेवल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 55,800 का लेवल है। मल्टीपल टाइम हमने आपके टीवी चैनल पे बताया कि जब तक 55,800 के ऊपर है बैंक निफ्टी, हम वहां पे भी एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक में हम 2 स्टॉक्स के लेके आए। एक है हमारा मिड कैप स्टॉक्स जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, आरएसआई के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। लास्ट कई टाइम से हम देख रहे हैं कि 300 के ऊपर स्टॉक सस्टेन्ड है, जो उसका एक क्लस्टर रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मार्केट के सेंटीमेंट सुधर रहे हैं। सो पोर्ट की, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो चल रहा था उसमें काफी पोर्ट कंपनी को हर्ट हुआ था, तो वापस वहां पे सीज फायर अनाउंस हो चुका है। तो देयर आर चांसेस कि ये जो पोर्ट वाली कंपनीज है वहां पे एक अच्छा खासा रिकवरी देख सकते हैं हम। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एट करंट मार्केट प्राइस वन कैन गो लॉन्ग। एक शॉर्ट टर्म के लिए 320 का टारगेट है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग 350 तक के टारगेट भी। बट एज ऑफ नाउ 290 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा हमारा जो बाय कॉल है वो दिग्गज कंपनी में से है लार्ज कैप रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री लग रहा है कि मार्केट को सपोर्ट नहीं, लेकिन मार्केट को चलाने में काफी एक फ्रंट लाइनर की भूमिका बना सकता है। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 1450 के आसपास का ये ब्रेकआउट लेवल है। हम लॉन्ग करके जाएंगे ऊपर में, वैसे तो हमारे 1500 प्लस के टारगेट है, बट फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव 1480 के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1434 एज अ स्टॉप लॉस। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस हमारे प्रेफर्ड ट्रेड रहेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 303 रुपए का भाव है, और इसमें आपके लिए जो टारगेट बनेंगे वो किरण जी के हिसाब से 320 के होने चाहिए। 290 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और ऑयल एंड गैस से एक शेयर किरण जी के पास भी है। रिलायंस के लिए जो टारगेट है वो 1480 रुपए का है। 1434 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ये व्यू है। ठीक है, तो 3 शेयर प्लस 2 शेयर, ये 5 शेयर हो गए आज आपके लिए ट्रेड के लिहाज से। और भी शेयर जानेंगे थोड़ी देर में। हम ये समझेंगे कि आज खबरों के दम पर बाजार में एक्शन कहां पर मिलेगा, ये समझेंगे अपने सहयोगियों के जोड़कर। लेकिन एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं शो में। राज व्यास हमारे साथ हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मिस्टर राज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर।
एक बार आपसे इंटरग्लोब एविएशन पर रिव्यू चाहिए और लगे हाथ आप जरा टायर वाली कंपनीज पर व्यू दीजिए क्योंकि क्रूड काफी सॉफ्ट हो गया है। क्या तेजी करनी चाहिए किसी को? अगर लंबी अवधि का भी अगर नजरिया रखना है तो आपके हिसाब से पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। और अगर इंटरग्लोब एविएशंस की बात करूँ तो पहले भी जब हम ये शो पे आए थे तब कॉल इंटरग्लोब एविएशन या पूरा जो एविएशन सेक्टर है उस पर हमारा पॉजिटिव भी बना हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जो मार्केट शेयर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला था, और जिस तरह से जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो पब्लिक ने जो उनमें जो उत्सुकता थी या जो उनमें वो था क्रेज बढ़ गया था कि फ्लाइट्स में या एयरलाइंस की टिकट्स बुक करने का, तो वो उसका जो शानदार प्रदर्शन हमें प्रीवियस क्वार्टर में देखने को भी मिला था। और इसके चलते अगर आप देखोगे तो 5000 जो 250 का जो रेंज था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था इंटरग्लोब एविएशन के लिए। और आगे चल के भी आप देखोगे कि किस तरह से वो जो नए एयरक्राफ्ट और नए प्लेन्स के बारे में उन्होंने मैनेजमेंट ने जो पिछले क्वार्टर में गाइडेंस दिया था वो उसमें वो कायम है। अब वो आगे चल के भी नए जैसे जैसे नए एयरक्राफ्ट और नए डेस्टिनेशंस को इंक्लूड करेंगे अपने फ्लाइट्स में तो उनके लिए वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। हाल ही का जो अहमदाबाद का इशू था अगर उसको अगर साइड में रख के वो एक वन ऑफ इवेंट हम बोल सकते हैं, और उसके बाद से जो मुझे लगता है कि जो फॉल हमें जो देखने को मिला था, फिर एक ब्लॉक डील आ गई थी, तो उसके बाद से जो स्टॉक में जो एक स्ट्रेंथ है हमें एक पॉजिटिव एक देखने को मिल रहा है। तो ओवर द लॉन्गर टर्म पीरियड मैं बोलूंगा कि वापस अगर इन केस आप ये लेवल पे भी ले सकते हैं निवेशक, और अगर 5200-300 के रेंज में अगर वापस आता है तो वापस एक उनको एक निवेश का मौका मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो तकरीबन एक नए लाइफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें हैरानी नहीं होगी कि स्टॉक और आगे एक नए हाई की तरफ चला जाए और उसके के ऊपर वो ट्रेड करता जाए। एंड अगर मैं बात करूं कि टायर कंपनीज के कि तो जी हाँ कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो भी कल रात को जो पीक $81 चले गया था कल सुबह, और उसके बाद जो 15% का फॉल अभी हमें देखने को मिला है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल अपनी इकोनॉमी के लिए, और जो जिनका पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है उनके लिए। तो अगर टायर कंपनीज में मैं बात करूँ तो हमें गुडियर जो है जो सिर्फ BSE लिस्टेड कंपनी है, तो वो हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। पिछले क्वार्टर में भी उनके अगर हम देखेंगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गए थे, बोथ ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जिनका व्यू गुडियर मतलब जो स्टॉक पे 2 to 3 ईयर का व्यू का है, तो उनके लिए हमारा सजेशन रहेगा कि गुडियर या टायर जैसे स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका व्यू मतलब 2 to 3 ईयर के बेसिस पे है उनके लिए। तो गुडियर टायर सेक्टर में हमारा पॉजिटिव व्यू है, और इंटरग्लोब एविएशन पे हमारा तकरीबन एयरलाइन स्टॉक्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू अभी भी कायम है। ये नज़रिया और कई सारे स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ आपके सामने हमने रखे। फंडामेंटल नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव इन सेक्टर्स पर, लेकिन कल 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद होने के बाद कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आई है, और खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। कौन से हैं वो स्टॉक्स, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं, ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा कई और खबरें भी निकल कर आई होगी। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम शुरुआत कोचिन शिपयार्ड से करेंगे, जहां पर हेरिटेज रिवर जर्नी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इंडिया की प्रीमियम लग्जरी रिवर क्रूज ऑपरेटर है, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हुगली कोचिन शिपयार्ड के साथ, जो कि खुली ओन सब्सिडरी कोचिन शिपयार्ड की, जिसकी कंपनी जो है कंस्ट्रक्ट करने वाली 2 लग्जरी रिवर क्रूज वेसल जो ब्रह्मपुत्र रिवर में ऑपरेट होगी। और इसका जो ऑर्डर इस ऑर्डर का जो रेंज है वो 100 से 250 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है TVS मोटर, जहाँ पर TVS मोटर ने जो है TVS HLX 155G लॉन्च किया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिसके चलते TVS मोटर भी जो है आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर प्रमोटर सुनील वचानी ने जो है ब्लॉक डील के चलते उन्होंने जो है 2.77% का स्टेक जो है सोल्ड किया है, और वहीं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जो है इसका 14.45 लाख शेयर जो है बॉट किए हैं। अगला जो है एल्केम लैब, जहाँ पर कंपनी ने जो है प्रीतमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
फैसिलिटी का जो सेल है रूबिकॉन रिसर्च को उसको कंप्लीट किया है। इसी के साथ साथ KPIT टेक्नोलॉजी भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर KPIT टेक्नोलॉजी ने जो है अपडेट दिया है, जहाँ पर उन्होंने पहले जो अनाउंसमेंट किया था कि कैरसॉफ्ट एक्विजिशन का, उसको अब कंपनी ने अपडेट देते हुए कहा है कि उसका जो एक्विजिशन है वो क्वार्टर एंड में कंप्लीट हो जाएगा। और उनका मानना है कि इस कंप्लीशन के बाद जो एक्विजिशन है वो 4% का जो है ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी में FY26 में एज़ कम्पेयर टू FY25। अगला जो है महिंद्रा लाइफस्पेस, जहाँ पर कंपनी ने जो है प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मलाड मुंबई में लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो है ये पहला प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट जर्नी के लिए सिटी में। अगला जो स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल, जहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल ने अनाउंस किया है कि वो एडिशनल स्टेक जो है स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी में उसमें एडिशनल स्टेक एक्वायर करेंगे। पहले जो उनका स्टेक था 80.72 का, अब उसको इंक्रीज करके कंपनी जो है 86.13 पर लाएगी और इसका जो कॉस्ट होगा वो 106 करोड़ का होगा। आखिर में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो है FNO से एक्सक्लूड होंगे, जैसे कि आदित्य बिरला फैशन, अडानी टोटल गैस, CESC ग्रैन्यूल्स इंडिया, जिंदाल स्टेनलेस। ये स्टॉक जो है FNO से एक्सक्लूड होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 29 अगस्त, जिसके चलते इन स्टॉक्स में भी जो आज एक्शन देखने मिल सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक करके एक सभी स्टॉक्स पर टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया भी हम लेंगे इन सभी स्टॉक्स पर, लेकिन उसके पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी निकल कर आई है और वरुण पूरी लिस्ट लेकर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर बड़ी अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखी है आज? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा पिरामल एंटरप्राइजेस के साथ, क्योंकि यहाँ मोतीलाल की रिपोर्ट आई है। हालांकि इन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, न्यूट्रल की सलाह है 1085 से बढ़ा के 1250 पे किया है। FY27 के SOTP पे ये रोल फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन इनका कहना है कि वॉलेटिलिटी जो है इस काउंटर में अब पीछे छूट चुकी है और आगे चल के आपको काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने मिलेगा। जो लेगेसी होलसेल बुक है उसको एक कंपनी कम कर रही है, जिसका फ़ायदा आगे होगा। आगे चल के जो ओवरऑल अर्निंग्स है उसमें स्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी और निम एक्सपांशन के लिए काफ़ी सारे लिवर्स है जो कि इस कंपनी को आगे फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं और इसके लिए यहाँ पे न्यूट्रल की सलाह, लेकिन प्राइस टारगेट जो है इन्होंने बढ़ा दिया है। टीटागढ़ रेल, यहाँ पे एंटीक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है 1099 के प्राइस टारगेट जो है वो टीटागढ़ रेल पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि आगे चल के इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ के लिए कंपनी जो है वो गियर अप कर रही है और पैसेंजर रेल सेगमेंट में जो इस कंपनी ने एंट्री की है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो इस कंपनी के लिए बन सकता है और आगे ओवरऑल रेवेन्यू में एक डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो इस कंपनी का यहाँ से आ सकता है। शिप बिल्डिंग में भी कंपनी एक्सपांड कर रही है तो उसका फ़ायदा भी जो है कंपनी को जाके मिलता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए इन्होंने अभी भी खरीदारी की सलाह दी है। 1099 के प्राइस टारगेट है। और आखिरी में JSPL नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है 1193 के प्राइस टारगेट जो है वो दे रहा है। इनका कहना है कि FY23 से 25 तक कंपनी के अगर आप ओवरऑल नतीजे देखेंगे तो रेंज बॉन्ड थे आगे चल के, लेकिन कंपनी जो क्षमता विस्तार कर रही है उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए इनका मानना है कि वॉल्यूम में जो है FY25 से 27 तक 19% की कैगर ग्रोथ जो है आपको देखने मिल सकती है, जबकि 22 से 25 तक महज 1% की कैगर ग्रोथ देखने मिली थी। तो एक बड़ा टेलविंड कंपनी के लिए साबित हो सकता है वॉल्यूम ग्रोथ और इसके लिए इन्होंने अभी भी खरीदारी की सलाह दी है 1193 के प्राइस टारगेट के साथ। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रिया वरुण पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच रचना वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना मैम, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर रीटिना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ ही बता दीजिए, कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? जी गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से जो स्पेसिफिक स्टॉक आइडियाज रहेंगे फॉर द डे, आज वैसे वी कुड बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस बट फिर भी अगर हमें दो नाम से फॉर एग्जांपल चुनने अभी मॉर्निंग के लिए, तो उसमें वन ऑफ द नेम्स कुड बी HDFC बैंक। मेरे हिसाब से आज बैंकिंग काउंटर्स में अच्छा स्विंग आना चाहिए ऑन द अपसाइड एंड HDFC बैंक के जून के फ्यूचर्स जो है एट दिस पॉइंट इन टाइम 1950 पे है। अगर हम यहाँ पे 1940 के SL के साथ इसको लॉन्ग करें तो अपसाइड पे यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है 1980 एंड इवन 1995 तक हम जाने की क्षमता रख सकते हैं इन अ डे और टूज टाइम। एंड दूसरा जो मेरा उसके साथ एक काउंटर रहेगा दैट कुड बी प्रोबेबली दालमिया भारत के फ्यूचर्स में 2077 के करीब है। हम यहाँ पे 2060 का SL लगाएंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। अपसाइड में मेरे हिसाब से हम यहाँ पे 2100 और 2140 के नंबर्स देख सकते हैं इन अ डे और टू।
रचना जी, दैट्स अ गुड वन कमिंग फ्रॉम योर साइड, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। हाँ, भारतीय बाजार आज इतने मौके दे सकता है और इसी के चलते काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में हो सकता है कि शुरुआत जो है पॉजिटिविटी के साथ नजर आए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, और ये रचना जी के फोकस रेडार पर HDFC बैंक 1980 पहला लक्ष्य, उसके बाद 1995 1995 के टारगेट्स, 1914 के लेवल्स एज स्टॉप लॉस मानकर जरूर चले। शरण भी हमारे साथ, गुड मॉर्निंग शरण। मानसी दिस साइड, SBI कार्ड्स पर आपका टेक एक जानना चाहेंगे। SBI कार्ड्स पर आए दिन हम रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं और कार्ड स्पेंडिंग के डेटा जो हैं, अगर फंडामेंटल ट्रिगर्स की बात करें ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस, लगातार उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। ताज़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो SBI कार्ड के लिए आने वाले दिनों में फर्दर अपसाइड जो है वो विजिबल है। 775 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। 775 है, इनफैक्ट वहां से ऊपर 1050 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। 952 के लेवल्स पर SBI कार्ड्स में कल के सत्र में हमने देखा मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखी है। यहां से कितनी ज्यादा फर्दर अपसाइड आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? तो मानसी जी, लास्ट टाइम स्टॉक ने अराउंड 935 के लेवल्स को एक ब्रेकआउट दिया था, वहां से स्टॉक ने 1020 का हाई बनाया था आसपास। अभी वापस वो लेवल्स को रिट्रेस किया, अभी अराउंड 955 चल रहा है। तो स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ टू निफ्टी भी बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो किसे न्यू पोजीशन बनानी है तो मैं तो कहूंगा 955 के आसपास ले। स्टॉप लॉस अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल अराउंड 930 लेवल्स का, उसके नीचे बंद होता है तो एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करे। और अगर मुझे लग रहा है अपना प्रीवियस स्विंग हाई डेफिनेटली स्टॉक लग रहा है रीटेस्ट करेगा अराउंड 1020 लेवल्स के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही फेवरेबल है, स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है 930 के स्टॉप लॉस के साथ डेली क्लोजिंग बेसिस पे 1020 के टारगेट्स के लिए। रेशो 1020 के इमीडिएट टारगेट्स नजर आ सकते हैं और वहां से फर्दर अपसाइड भी है, लेकिन 1020 के लेवल्स को वॉच आउट करेंगे। उन स्तरों पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से रिविजिट कर हमारे एक्सपर्ट से उन लेवल्स पर उनसे राय जानेंगे। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश लगातार आपके लिए कंटेंट वाइज, रिसर्च वाइज इंपॉर्टेंट ऑफरिंग्स लेकर आता है। SME IPO से सावधान, डीप डाइव रिसर्च, और इसी तरह की एक ऑफरिंग हमारी तरफ से है जो कि IPOs को लेकर है, वेदर यू शुड अवॉइड और सब्सक्राइब। डीप डाइव ही होती है, यहाँ पर भी रिसर्च और ताज़ा IPOs, ताज़ा लिस्टिंग्स जो होने जा रहे हैं उस पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर खास फोकस हम इन खास सेगमेंट्स में लेकर चलते हैं। सो आज ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के IPO जो है वो खुलने जा रहा है और इस IPO से जुड़े अपडेट्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे। अभिषेक, सबसे पहले तो ग्लोब सिविल IPO, इस कंपनी के बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, हमारे फोकस रेडार पर ये क्यों है और हमारी रिसर्च क्या कहती है? ब्रॉडली अगर देखें तो ये कंपनी जो है सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में कंपनी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कंस्ट्रक्शन में थी, बट ओवर द पीरियड कंपनी ने जो है डाइवर्सिफिकेशन किया है और अदर सेगमेंट्स में भी जा रही है। लगभग इसके FY25 के ऑर्डर बुक को देखें तो वो लगभग 780 करोड़ के आसपास की होती है। बट इसके बिजनेस मॉडल की तरफ अगर बात करें तो ये लार्जली जो है एक तरह से वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और ये इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के डिपेंडेंस कहीं ना कहीं जो है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी से जो बिजनेस में उछाल आ रहा है उसको कहीं ना कहीं खा जाता है। ये क्लास 1 रजिस्टर्ड लाइसेंस भी है इसके पास PWD से जुड़ा हुआ और लगभग 11 स्टेट्स में इसका कारोबार है, परंतु नॉर्थ के जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स है वहाँ से इसका बड़ा बिजनेस आता है। अगर इस IPO में अगर बड़े रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क तो ये उभर कर आता है कि लगभग 63% फंड जो है जो IPO से कंपनी जुटा रही है इसका उपयोग केवल वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म एसेट से फंड रेज कर रही है, परंतु उनको शॉर्ट टर्म में यूटिलाइज कर रही है। तो लंबे अवधि के लिए इस पर कोई बहुत बड़ा व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इक्विटी डाइल्यूट करके अगर वर्किंग कैपिटल फंड लुटा रहे हैं तो ऐसा सिंपल हो सकता है कि आम आदमी की भाषा में देखें तो आप खेत बेचकर जो है घर का राशन ला रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट होता है। लगभग 86% रेवेन्यू इसका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है, जहां पर वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होते हैं। 100 दिनों से ज़्यादा का वर्किंग कैपिटल है जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को पूरी तरीके से
खाता हुआ नजर आता है। अगर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में भी देखें तो इसमें बिडिंग में भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऐसे देखने को मिलती नहीं है। जैसे कि पिछले साल भी अगर ये इस साल भी देखें तो लगभग लोग 9 मंथ FY21 में 25 में 11 प्रोजेक्ट्स में इसने सक्सेसफुल बिड किया, बट केवल वहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट इसने सिक्योर किया, तो मतलब कि 10% का जो है इसका सक्सेस रेट कहा जा सकता है। जॉइंट वेंचर के बिजनेस पे काफ़ी डिपेंडेंस है, 1/3 ऑफ रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, तो एक आपकी जो है बाहरी पार्टीज पे निर्भरता जो है लगातार बनी रहती है। और इसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न जिस पर कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट आया है 9 मंथ में देखने को मिला है, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी भी जो है मिनिस्कल है, नेगेटिव है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को जो आपकी बढ़ी हुई वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो खा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो लंबी अवधि के लिए भी जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यू बना पाना बहुत मुश्किल है। इसके बिजनेस मॉडल को एक्स्ट्रापोलेट करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जैसे सेगमेंट में जो अपने आप में साइक्लिकल होता है, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी है, और इन सबको अगर हम जोड़ें तो इस IPO पर हम आउट ऑफ 5 2 स्टार देंगे। ओके, सो ये है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स IPO पर हमारी डिटेल्ड रिसर्च 2 स्टार आउट ऑफ 5। और IPO से जो जुटाई जाएगी रकम, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा। स्वॉट एनालिसिस करने पर वीकनेस और थ्रेट्स, मतलब रिस्क ज़्यादा इस IPO से जुड़े हुए हमें मिले। बिडिंग सक्सेस रेशियो भी कम है और सरकारी प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा निर्भरता है। इंफ्रा स्पेस, सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस से ताल्लुक़ रखती हुई कंपनी। शरण, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स पर अभिषेक ने तो अपना टेक, अपनी एनालिसिस और अपनी रेटिंग भी बता दी। आप इस IPO को कैसे देख रहे हैं? तो जैसे अभिषेक ने बताया, बेसिकली सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, EPC कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, टोटली गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। अराउंड 60% ऑर्डर्स गवर्नमेंट से आते हैं। FY24 में टॉप 3 क्लाइंट्स ने 50% ऑर्डर दिए हैं। तो आप गवर्नमेंट को देखते हुए मानसी, काफी डिलेज होते हैं, और ये कंपनी में देखा भी गया है। FY23 में करीबन 150 करोड़ के बेंगलुरु ऑफिस से ऑर्डर आए थे। एक्सपेक्ट था 50 करोड़ बुक करेंगे, मगर खाली 3.5 करोड़ रेवेन्यू बुक कर पाए। तो डिलेज तो बहुत ही कॉमन है, और इससे आपके मार्जिन भी नेगेटिव हो जाते हैं। डिलेज कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। तो ओवरली वेरी गवर्नमेंट डिपेंडेंट। अगेन रिसीवेबल्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, 36 करोड़ से 141 करोड़ हो गए बाय दिसंबर 2024। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है आपकी पेमेंट्स टाइम पे आ नहीं रही है, आपके ऑर्डर्स डिले होते जा रहे हैं। इन्वेंट्री एट द सेम टाइम बढ़ते जा रहे हैं, 80 करोड़ से ऑलमोस्ट 110 करोड़ हो गए हैं। वापस कैश फ्लो नेगेटिव, FY23 में नेगेटिव, 24 में पॉजिटिव, अभी 9 मंथ्स पे नेगेटिव। बहुत ही अनइवन कैश फ्लो है, मतलब कंपनी बिकॉज ऑफ डिले इन पेमेंट्स अपने कैश फ्लो बराबर लेवल पे ला नहीं पा रही है। डेट भी देखे तो स्लोली बढ़ते हुए जा रहा है। 1.8 टाइम्स डेट टू इक्विटी लेवल पे पहुंच गया है। IPO प्रोसीड वापस 65% फॉर वर्किंग कैपिटल। बेसिकली जब वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है, आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते, उसके लिए आप अपनी इतनी एक्सपेंसिव इक्विटी बेच रहे हैं, वही एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और बात करें ऑर्डर बुक की, ईयर ऑन ईयर इसका ऑर्डर बुक कम होते जा रहे हैं। जैसे अभिषेक जी ने कहा है, ऑलमोस्ट जितना बिडिंग करते हैं, पहले 55% सक्सेस रेशियो था, अभी ऑलमोस्ट खाली 10% पे आके पहुंचे हैं पिछले नेट पे। तो इनको ऑर्डर्स भी मिल नहीं रहे हैं। तो आगे चल के बेसिकली ऑर्डर बुक कम हो गए हैं, और रेवेन्यू पोटेंशियल इतना दिख नहीं रहा है। कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये सब देख के बेसिकली एक स्टोरी लग रही है, खाली वर्किंग कैपिटल रेस्क्यू मिशन है, 65% उस पे जा रहा है, और ऑर्डर बुक कम हो रहा है, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन भी काफी हाई लेवल पे आ रहा है। कोई मार्केट के लिए कुछ छोड़ा नहीं, अराउंड 18 टाइम्स PE पे आ रहा है। इसके लिए ये सब देखते हुए मेरे तरफ से अवॉइड रेटिंग है। ठीक है, शरण की तरफ से भी अवॉइड रेटिंग, और अभिषेक गावशिंदे हमारे रिसर्च हेड, उन्होंने सिर्फ 2 स्टार दिया था। देखिए 3.5 या 4 स्टार से कम पे तो हम 500 रुपए की सिनेमा की टिकटें नहीं खरीदते हैं। पैसे कैसे लगा देंगे IPO में? 2 स्टार हैं, तो मान के चलिए कि अभिषेक गावशिंदे की तरफ से और शरण की तरफ से इसको अवॉइड की ही रेटिंग आपके लिए ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज और खबरों वाले शेयरों पर हम चर्चा करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।
नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार आज तेजी के लिए तैयार हैं और इस तेजी में आज हम देखेंगे कि जो कच्चे तेल से संबंधित जो शेयर हैं वहां पर तेज रफ्तार दिखेगी, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इजरायल के बीच युद्ध खत्म हो गया है। तो आज तेजी के लिए तैयार रहिए। थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और आपकी पक्की वाली प्लानिंग कराएंगे। अगले 1.5 घंटे एक से बढ़कर एक स्टॉक लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान इजरायल के बीच खत्म हुआ युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके किया दावा। लिखा, अगले 24 घंटे में लागू हो जाएगा सीज फायर, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावों का किया खंडन। ईरान इजरायल में सीज फायर की खबर से दौड़े अमेरिकी बाजार। डाउ 375 अंक उछला। नेस्डेक और S&P 500 में करीब 1% की बढ़त। डाउ फ्यूचर्स भी 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा। एशियाई बाजारों में चौतरफा मजबूती के संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 250 अंकों से ज्यादा चढ़कर 25,250 के पार। जापान के निकेई में 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त। चीन, कोरिया और हांगकांग के बाजार भी 1.5 से 2% दौड़े। ईरान इजरायल में सीज फायर की खबर से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड का भाव 3% गिरकर $69 के पास। घरेलू बाजारों में सोने चांदी में सपाट कारोबार। कॉमिक्स पर गोल्ड $3365 और चांदी $36 के पास। 29 अगस्त से F&O से बाहर होंगे एबी फैशंस, अडानी टोटल गैस, ग्रेन्यूल्स, जिंदल स्टेनलेस और SJVN। CSE, RB इंफ्रा और पूनावाला फिनकॉर्प भी F&O सेगमेंट से होंगे बाहर। सेबी ने रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के लिए मास्टर सर्कुलर किया जारी। अब सेबी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग होगी जरूरी। सभी पुराने सर्कुलर भी किए रद्द। तो स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मैं अभिषेक आपके साथ, मेरे साथ सहयोगी मेरी हैं मानसी और हमारे 2 एक्सपर्ट भी तैयार हैं आपके साथ। शरण लेलानी है और किरण जानी है, ये नहीं, राज व्यास और रचना वैद्य भी हमारे साथ हैं। तो एक्सपर्ट का एक दिग्गज पैनल आपके साथ ही जो आपको गाइड करेगा कि बाजार में इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको कैसे उसका फायदा उठाना है। क्रूड में जो गिरावट आई है तो निश्चित तौर पर जो OMC कंपनीज हैं उनके लिए तो आज तेजी के संकेत आ रहे हैं। BPCL को खरीदने की सलाह दी थी शरण ने और रिलायंस था किरण जानी के रडार पर। रचना जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे ONGC में क्या व्यू बना के चलें? क्या प्रेशर अगर मान लीजिए आता है तो बाय करना है या फिर शॉर्टिंग के मौके खोजने चाहिए? क्योंकि 2 दिन के बड़े फॉल से जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं थोड़ा उनके लिए नेगेटिव तो है ये। बात है, वी आर इन टाइम्स की जहाँ पे लड़ाई कईयों के लिए अच्छी होती है एंड दीज आर वन सच ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे शांति इनके लिए अच्छी नहीं है एंड यहाँ पे हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ा पुल बैक दिखे। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या इवन मीडियम टर्म की भी बात करें तो दीज काउंटर्स विल अगेन स्टार्ट लुकिंग गुड। आने वाले 1-2 दिन के लिए ये नेगेटिव रहेंगे, वो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन दोबारा से ये चीजें जब एक बारी को प्ले आउट हो जाएगी और दोबारा से ये काउंटर जब 255 के ऊपर निकलेंगे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इवन ONGC इज गुड। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको 255 के ऊपर खरीदते भी है तो 235 के आसपास के SL के साथ इसको 6 to 12 मंथ्स के लिए अगर रखेंगे तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको इसमें 300 एंड 300 के प्लस के नंबर्स भी दिख सकते हैं। तो नियर टर्म में पुल बैक एंड मे बी इवन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो इस काउंटर को 240 की तरफ भी लेके जा सकती है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। 300 रुपए के ऊपर निकलने का दमखम रखता है। थोड़ा समय देंगे तो आपको पैसे बना के देगा ONGC का शेयर। आज डिफेंस शेयर फिर से फोकस में रहेंगे। कोचिन शिपयार्ड को लेकर एक खबर आई है कि अंतारा रिवर क्रूजेस से 2 लग्जरी क्रूज का इनको ऑर्डर मिला है और कोचिन शिपयार्ड की सब्सिडरी के साथ करार किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चलेंगे ये दोनों के दोनों क्रूज। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड में तेजी है। कल का सत्र में हमने देखा था कि जो डिफेंस वाले शेयर थे वहां पर अच्छी बाइंग हो रही थी। आपसे व्यू चाहिए राज, कोचिन शिपयार्ड कैसे देखते हैं आप इस कंपनी को और डिफेंस वगैरह से कोई बेहतर प्ले है तो आप उसको बता सकते हैं।
बिल्कुल हमारा जो पहले से ही व्यू जो डिफेंस में बना हुआ था कि वो पॉजिटिव है, और एज अ इन्वेस्टर्स जो हमारी यही राय थी कि आप इनको मतलब एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से मत लो, तकरीबन थोड़ी लॉन्गर टर्म फ्रेमवर्क से लोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिल सकेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स या स्टॉक्स में। अगर पर्टिकुलरली हम ये कोचिन शिपयार्ड पे आते हैं तो हाल ही में जैसे आपने बताया कि अंटायर रिवर क्रूज से जो इनको जो 2 लग्जरी जो ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो काफ़ी इनके लिए एक फायदेमंद हो सकता है। और इनको अगर हम इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स या जो क्रेडिट मैट्रिक्स के हिसाब से भी बातें देखें, तो इनका जो क्रेडिट मैट्रिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पिछले हम कई क्वार्टर्स या ईयर्स में देखें तो उनका जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो होल्डिंग्स भी है इन टर्म्स ऑफ जो हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स और जो हिसाब से जो ये डिफेंस मटेरियल्स जो इक्विपमेंट से बनाते हैं, तो वो हिसाब से जो इनको ऑर्डर विंस बोथ ऑन फ्रॉम गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटिटी से मिलते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ओवर द लॉन्गर टर्म हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि इनकी जो ऑर्डर विंस ऑर्डर बुक साइज है वो आगे चल के बढ़ते ही जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू है एज अ डिफेंस सेक्टर पे वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर कोचिन शिपयार्ड को छोड़ के हम अगर दूसरे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करें तो उसमें BEL हमारा काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है। BEL में हमारा व्यू काफ़ी टाइम से पॉजिटिव रहा है। और इसको छोड़ के अगर दूसरे कोई स्टॉक्स की बात करें तो अपोलो माइक्रो वो भी डिफेंस स्टॉक है, जिन्होंने डिफेंस एज अ रैली में उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया था, बट पोस्ट रिजल्ट के बाद उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट परफॉर्मेंस दिया इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अपोलो माइक्रो, BEL और जो कोचिन शिपयार्ड है, ये तीनों में हमारा पॉजिटिव व्यू है। चलिए, तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा जो है फोकस रेडार पर है। ये फ्लेवर मार्केट जब वॉलेटाइल होते हैं तब भी हैं, और आज के सत्र में भी न्यूज़ फ्लो के चलते तो कोचिन शिपयार्ड पर नजर है ही, लेकिन प्री ओपन लेवल्स अगर आप देखेंगे तमाम डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेसिस के करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी ये सारे स्टॉक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। प्री ओपन लेवल्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 150 अंकों की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ निफ्टी 25,100 के पार की शुरुआत तो होने की पूरी तैयारी। परसेंटेज वाइज 0.5% 1% के गेंस नजर आ सकते हैं। पॉइंट वाइज 150% की तेजी के साथ प्री ओपन में इस वक्त लेवल्स। कमोडिटी मार्केट और करेंसी की अगर बात करें, रुपए की शुरुआत हो चुकी है। 64 पैसे मजबूती के साथ रुपया जो है खुलता हुआ नजर आया है 86 रुपए और 75 पैसे के मुकाबले 86 रुपए और 11 पैसे पर। डॉलर के मुकाबले रुपए में ऑलमोस्ट 64 पैसे के अप मूव्स यानी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। हालांकि सेफ हेवन सुरक्षित निवेश बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में गिरावट हाथ लगी है। MCX पर सोने में करीब 1200 रुपए की गिरावट देखने को मिली। एक बड़ी गिरावट सोने के दाम में 98,186 के स्तर पर गोल्ड अगर आप देखेंगे MCX पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम फिसलता हुआ MCX पर सोना। चांदी यानी सिल्वर पर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस दिख रही थी गोल्ड के मुकाबले चांदी में तेज़ी थी, लेकिन 600 रुपये प्रति किलो की गिरावट चांदी में भी इस वक्त नज़र आ रही है। तो बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं सोने चांदी की चाल फीकी पड़ती हुई। कच्चे तेल के हाल में भी गिरावट है, उबाल जो है वो थमा है और भारतीय बाजार तेज़ी के साथ खुलने की पूरी तैयारी करते हुए रुपये की करेंसी की ओपनिंग पॉजिटिव इस वक्त नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर हम बात कर रहे हैं, बाजार में सेक्टोरल टर्निंग तो हो रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो सेक्टर वाइज जो सेक्टर्स वर्कआउट कर रहे हैं उन सेक्टर से जुड़े अच्छे पेडिग्री वाली स्टॉक्स जो हैं उनमें एंट्री लेने की रणनीति जो है बेहद अच्छी साबित हो सकती है। IT सेक्टर एक बार एक राय रचना जी आपसे जानना चाहेंगे। कल के सत्र में हमने देखा कि IT सेक्टर ने बैकसीट पकड़ी थी, गिरावट नजर आ रही थी और इस गिरावट में मिड कैप IT प्लेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर एंट्री लेवल समझा जा रहा था। अब आज के सत्र में बीती रात हमने देखा कि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में भी तेजी थी। ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज ही पॉजिटिव थे, लेकिन IT स्पेस में मिड कैप IT परसिस्टेंट कोफोर्ज जैसे चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, टुडे एज आई सेड वी कुड बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, तो इसमें आज जो है विद द राइजिंग टाइड सारी चीजें आज से 1-2-3 दिन के लिए पॉजिटिव रहनी चाहिए, जिसमें IT भी होगा एंड मिड कैप IT भी पार्टिसिपेट करेगा बड़े अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से। अगर मिड कैप IT में एक नाम जिसपे हम नजर रख सकते हैं दैट कुड बी प्रोबेबली कोफोर्ज। कोफोर्ज में 1830 के आसपास हम बैठे हैं, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव स्विंग कंटिन्यू होने के चांसेस है और अगर ये काउंटर 1835-40 के ऊपर निकलना शुरू करेगा ड्यूरिंग द डे टाइम, तो
दैट वुड बी अ ब्रेकआउट ऑफ मेनी डेज जो इस काउंटर को फिर 1900 एंड 1930 की तरफ आने वाले 1 वीक के अंदर लेके जा सकता है। तो चलिए, ये एक राय आईटी स्पेस पर और मिड कैप हेवी आईटी प्लेयर्स पर खास नजर होनी चाहिए। इस बीच मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं उनके ट्रेड्स। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, ओवरऑल इंडेक्स पे बाय ऑन डिक्लाइन का जो स्टेंस है वो बना हुआ है। हमने देखा था 2 दिन पहले एक बड़ा मोमेंटम बना था जहां पे इंडेक्स ने 25,136 तक का हाई बनाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन हुआ बट नीचे के लेवल से रिकवरी है और आज इस हिसाब से वापस थोड़े से ग्लोबल संकेत ठीक हो रहे हैं। इंडेक्स कहीं ना कहीं पिछले अपने 30-32 दिनों का रेंज ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो ऐसा मानना है कि 24,800 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और इस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 25,500 तक की रैली वो एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कैपिटल मार्केट पे हमारा पॉजिटिव रुझान है। सीडीएसएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में हायर लोज बन रहे हैं और पिछले लगभग 6-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे 1685 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में लगभग 1815 के टारगेट के लिए। उसके अलावा एमसीएक्स में भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। इनफेक्ट पोल एंड फ्लेग जैसा प्राइस पैटर्न है जहाँ पे 8000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो 8100 के सपोर्ट से एमसीएक्स को 8700 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। तो कहने की कैपिटल मार्केट थीम पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। सीडीएसएल और एमसीएक्स 2 प्रिफर्ड पिक यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, सीडीएसएल पर पॉजिटिव व्यू है, 1815 के टारगेट और 1685 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि टायर वाली जो कंपनीज हैं या फिर जो पेंट वाली कंपनीज है वहां पर भी थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है क्योंकि क्रूड तेजी से गिरा है। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस स्पेस में कोई शेयर है जहां पर आपकी कोई नजर है, जहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती हो? देखिए, टायर कंपनीज की बात करें तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टायर कंपनी पिछले लगातार 6-7 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रही है, चाहे मैं अपोलो टायर की बात करूं या फिर सीएट की बात करूं। बट अब ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से क्रूड में स्विंग्स बन रहा है, कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनेंगे। तो सीएट पे फोकस करने की सलाह रखेंगे। प्रीवियस डे के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 3400 का सपोर्ट है, ऊपर में 3650-3700 तक के टारगेट बनने चाहिए। एमआरएफ में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस बाइंग आएगा। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न देखने को मिला। यहाँ पे भी खरीदारी के माहौल बनेंगे। तो कुछ टायर कंपनीज पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। सीएट, अपोलो टायर है वो यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच दिखाते हुए बन सकता है। ठीक है, बढ़िया है। सीएट पर और अपोलो टायर पर फोकस करके चलिए। 3650 और 3700 रुपए का टारगेट होगा सीएट के लिए। 3400 रुपए के स्टॉप के साथ आप इसको बाय कीजिए। शरण, एक बार जरा डिक्सन टेक के बारे में आप व्यू दीजिए। कल तो हमने बड़ी तेजी देखी और खबर ये भी आई कि ब्लॉक डील कल हुई थी। प्रोमोटर सुनील वाचानी ने अपने थोड़े शेयर ऑफलोड किए, 16.5 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन जो बायर था मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बाय किए, तो इसके चलते कॉन्फिडेंस अच्छा था शेयर में। आज पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है डिक्सन टेक के शेयर में। यहां से क्या आप टारगेट देख रहे हैं और क्या नया ट्रेड करना है डिक्सन में, मौके बनेंगे? तो अभिषेक जी, कल के तारीख में तो जो स्टॉक ने जो कैंडल बनाया है बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक लो बनाया अराउंड 13,280 के लेवल्स का, उसको पूरी तरह एनगल्फ करके पिछले 4-5 दिन के कैंडल सब एनगल्फ कर दिया। अराउंड 14,700 पे बंद हुआ है। मगर आज अगर एक बार स्टॉक अपने पिछले डे के हाई को अगर क्रॉस करता है अराउंड 14,800 लेवल्स, तो एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, उसके अराउंड टारगेट अचीव कर सकते हैं जो 16,000 के आसपास आता है। तो मैं बोलूंगा अगर किसी पोजीशन बनानी है, स्टॉक अगर एक बार 15 मिनट के लिए 14,800 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करता है तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाए, वरना इतने बड़े के कैंडल के बाद डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है आने वाले दिनों में। तो बाय पोजीशन 14,800 के ऊपर ही बनाई जाएगी। स्टॉप लॉस है अराउंड 14,300 जो अराउंड 200 डे ईएमए का ईएमए है, तो वहां पे 14,300 का स्टॉप लॉस बना है। अराउंड 500 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1600 के होंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है।
प्री ओपन के लेवल सेटल हो गए हैं। निफ्टी करीब करीब 207 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। 25,200 के आसपास ये शुरुआत होगी। और निफ्टी बैंक में करीब 470 अंकों की तेजी पर शुरुआत होगी। बराबरी का प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो बराबरी का मामला है। 56,500 के ऊपर निफ्टी बैंक खुलेगा। एक व्यू आपसे चाहिए रचना जी, आईटी स्टॉक्स पर हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी है, लेकिन नेस्डेक में अच्छी तेजी हुई है और थोड़े स्टॉक्स हल्के हुए हैं। कहां पर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ ज्यादा आ सकती है रिकवरी में? आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? आईटी में जहां तक बात है तो सेक्टोरली देयर शुड बी अ मूव और अच्छी मूवमेंट काफी सारे काउंटर्स में दिखनी चाहिए। अभी जैसे हमने कोफोर्ज की बात करी, अनदर काउंटर फ्रॉम द लार्ज कैप स्पेस कुड बी प्रोबेबली टीसीएस में हम करीब 3,400 के आसपास बैठे हुए हैं एंड ये जैसे ही 3,450 को क्रॉस करेगा देन दिस विल स्टार्ट लुकिंग वेरी डिफरेंट टेक्निकली एंड it could be then capable to cross 3600 and even 3650। तो ये कॉल जो है वो एक या दो दिन की नहीं है, ये 2 to 4 वीक्स के हिसाब से है। 3450 के ऊपर अगर इसमें बाइंग होती है तो 3650 एंड इवन 3700 तक ये काउंटर जा सकता है। की तैयारी टीसीएस में आप कर लीजिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसा कि रचना जी कह रही हैं, मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। 1.25% ऊपर ये शेयर खुलेगा। बाजार खुलने में 3 मिनट के आसपास का समय रह गया, लेकिन फटाफट ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर तेज दौड़ लगाएंगे। 9 के नवरत्न लेकर हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए। अभिषेक, 9 के नवरत्न में सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ब्रेंट क्रूड अब $70 पर बैरल के नीचे कारोबार करता हुआ बीपीसीएल ऑलरेडी 4% का अपटिक प्री ओपन में दिखा है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, इस कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच में ये ऑर्डर वैल्यू होगा। करीब 1.25% की तेजी प्री ओपन में दिखी है। कई सारे स्टॉक्स एफएनओ से निकाल दिए जाएंगे। 29 अगस्त से ये बदलाव लागू होंगे। आदित्य बिरला फैशन, अदानी टोटल गैस, सीईएससी, ग्रैन्यूल्स, जिंदल स्टेनलेस, सो कई सारे स्टॉक्स इसके दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा केपीआईटी टेक की बात करते हैं। कंपनी ने केयरसॉफ्ट का एक्विजिशन किया था, वो अब कंपनी का मानना है कि इस तिमाही के अंत तक खत्म होता हुआ नजर आएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी, बड़ी ब्लॉक डील हुई थी कल के सत्र में, जहां पर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है। वहीं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं। डिक्सन टेक पर भी एक्शन दिखेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, जहां पर कंपनी ने एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मलाड में। देवयानी इंटरनेशनल कंपनी ने बिरयानी बाय किलो, इस कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जिंदल स्टील एंड पावर पर नूनवामा की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय 1190 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। और लास्ट में पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की राय 1250 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि अर्निंग्स वॉलेटिलिटी अब कम होती हुई नजर आएगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी कंपनी के बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस रिपोर्ट के चलते पिरामल एंटरप्राइजेस, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका 9 के नवरत्न की सूची हमें बताने के लिए। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस रेडार पर रहेंगे। निवामा की जो खरीदारी की राय है, इसका इम्पैक्ट जेएसपीएल में खुलने के साथ बाजार में हो सकता है 2-2.25% की तेजी के साथ। इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ प्री ओपन में लेवल्स जो है नजर आते हुए। इजराइल और ईरान के बीच तनाव जो है खत्म होने की संभावना और संकेत मिलने के साथ ही बाजार में हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए। विदेशी बाजार से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, भारतीय बाजार की पॉजिटिव चाल और कन्विक्शन लगातार बरकरार। इस वक्त मजबूती के साथ खुलने की पूरी तैयारी में आज ओएमसीज पेंट कंपनीज पर खास नजर रखेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें, बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप हमने देखा है सिंस मार्च 2022। ब्रेंट $70 के भी भीतर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते ये सारे स्पेसेस हैं जिस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। आईओसी, रिलायंस जैसे काउंटर्स पर भी फोकस रखें। गवर्नमेंट ने एड ऑन लीनियर अल्काइल बेंजीन इंपोर्ट ईरान से जो होते हैं उसे इम्पोज किया है पिछले आने वाले 5 सालों के लिए। और ये एक न्यूज़ फ्लो के चलते ऑयल मार्केटिंग, पर्टिकुलरली ऑयल प्रोड्यूसर्स, आईओसी और साथ ही रिलायंस जैसे मेजर्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस पर ब्लॉक्स के चलते एक फोकस होना चाहिए। और एल्केम लैबोरेटरीज पीथमपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसमें कंपनी ने अपना कामकाज क्लोज किया, जिसके चलते फोकस रेडार पर रहेगा। बाजार की शुरुआत 56,500 के पार बैंक निफ्टी में इस वक्त ओपनिंग होती हुई। हमारी स्ट्रैटेजी में भी हमने आपको बताया था कि 56,500 जो है उसके पास 56,600 के लिए तेजी पर जो है कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा।
बैंक निफ्टी 400 करीब 500 अंकों की तेजी के साथ इस वक्त शुरुआत करता हुआ 25,186 के स्तर पर आप देखेंगे निफ्टी की शुरुआत 25,200 के लेवल्स के पार और ज्यादा तेजी और कॉन्फिडेंस जो है निफ्टी में बढ़ेगा। ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। करीब 225 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त आप देखेंगे परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 1% के गेंस नजर आएंगे। पॉइंट वाइज गेंस काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। 250 अंकों की तेजी निफ्टी में, 500 550 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में और 800 अंकों की तेजी सेंसेक्स में इस वक्त नजर आ रही है। 82,715 के स्तर पर इस वक्त सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कामकाज करीब 800 अंकों की बढ़त के साथ। मिड कैप में भी कल भी तेजी थी और आज के सत्र में भी शुरुआत अच्छी होती हुई करीब 1.25% की तेजी, 650 अंकों की मजबूती पर 58,865 के लेवल से मिड कैप में शुरुआत। 200 अंकों की तेजी स्मॉल कैप में, 25,200 के पार आप देख रहे हैं निफ्टी को इस वक्त। 25,200 के पड़ाव को पार करते ही अब 25,300 के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे, तो इन लेवल्स को वॉच आउट जरूर करना होगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें 1900 एडवांसेस के सामने महज 188 डिक्लाइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो क्लियरली बाजार में एडवांसेस यानी कि तेजी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से? अडानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 5% की तेजी के साथ अडानी पोर्ट्स के चार्ट्स में जबरदस्त मजबूती का दौर इस वक्त आप देखेंगे। इसके अलावा मेजर लगार्ड्स कौन से यानी कि बिकवाली का दबाव कौन से स्पेसेस से, कौन से स्टॉक से इस वक्त नजर आ रहा है। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स एनटीपीसी और ओएनजीसी के चार्ट से जहां पर हम देख रहे हैं हल्की फुल्की सेलिंग यहां पर जरूर नजर आएंगी। करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक की बिकवाली इन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिली है, लेकिन अंडरटोन एब्सोल्युटली बुलिश इस वक्त अगर आप देखेंगे। निफ्टी के मेजॉरिटी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में भी मजबूती, ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन इस वक्त इंटैक्ट है। कल की तेजी आज भी चलती हुई। रिलायंस के स्टॉक प्राइस को देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि रिलायंस और आईओसी पर नजर होनी चाहिए। अच्छी मजबूती के साथ ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था और रचना जी ने एचडीएफसी बैंक पर अपनी राय दी थी। स्टॉक में मजबूती के साथ इस वक्त एक्शन बिल्कुल नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स में भी अच्छी खासी मजबूती, छोटी मझोले बैंक्स पर भी नजर होनी चाहिए और लार्जर प्लेयर्स पर भी नजर होनी चाहिए। आईटी का खेमा वापस से इस वक्त फ्रंट सीट पर आता हुआ। टीसीएस, इन्फोसिस करीब आधे से 1% की तेजी दिखाते हुए और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेस में परसिस्टेंट, कोफोर्ट जैसे काउंटर्स पर भी लगातार नजर रखेगा। ये इन्वेस्टर फेवरेट, ट्रेडर फेवरेट काउंटर्स हैं और लगातार तेजी के साथ इन स्टॉक्स में बढ़त की चाल। 1.5% की तेजी इस वक्त कोफोर्ट में नजर आ रही है। परसिस्टेंट सिस्टम पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में आईओसी, बीपीसीएल, अडानी ग्रीन, ये 3 काउंटर्स हैं जो कि सबसे सामने सबसे आगे तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप कैटेगरी में अगर देखेंगे चुनिंदा बैंक्स हैं, एसबीआई कार्ड्स हैं। एसबीआई कार्ड्स बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर हमने हमारे एक्सपर्ट की राय भी ली थी और आपको बताया भी था कि उन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की ग्रोथ जो है इंडस्ट्री लेवल्स में बढ़त के साथ कामकाज, मार्केट शेयर में भी गेनिंग मोमेंटम और स्पेंड्स लगातार अगर देखें ऑल इन ऑल बिजनेस स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसके चलते एसबीआई कार्ड फोकस रेडार पर। एनएसई इंडेक्स ट्रैकर इस वक्त आपके स्क्रीन पर हरे निशान के साथ तस्वीर साफ नजर आती हुई। बाजार की तेजी जो है बिल्कुल कायम है। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी हर तरफ तेजी। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आज के सत्र का आईटी सेक्टर है। अगेन हम देख रहे हैं ग्लोबल कंसर्न्स और ग्लोबल कंसर्न से ताल्लुक रखता हुआ सेक्टर, आईटी सेक्टर मजबूती की चाल पकड़ता हुआ। इसके अलावा रियल एस्टेट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं बाजार में आज चल रहे हैं। मजबूत शुरुआत, बैंक निफ्टी में करीब 650 अंकों की तेजी और निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के पार 25,200 के पार इस वक्त तेजी की चाल देखता हुआ। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं। तो जैसी कि उम्मीद थी, बाजार ने शानदार छलांग लगाई है। 250 अंक ऊपर, 25,200 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। देखते हैं यहां से तेजी कितनी बढ़ती है। एक छोटा सा पड़ाव था हमारे हिसाब से 25,200 के आसपास का। निफ्टी बैंक ने चाल अपनी काफी तेज की है और 57,000 का स्तर बहुत ज्यादा यहां से दूर लग नहीं रहा है। 650 अंक ऊपर तो वहीं आज आप देखेंगे ओएमसीज में अच्छी तेजी है। जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज है, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है और अब युद्ध को लेकर थोड़ा माहौल खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं, तो डिफेंस शेयर थोड़े से बैक सीट पर हैं। थोड़ी सी वहां पर आज के सत्र में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन पेंट, टायर, एविएशन, ये खेमा भी है गरम। अपने एक्सपर्ट्स के पास सीधे चलते हैं। 4 मेहमान हमारे तैयार हैं आपके लिए। तेजस मेहता हैं, तेजस शाह हैं, शरण इलानी हैं, किरण जानी है और चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं।
चंदन जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। फटाफट बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में और क्या खरीदना है अभी के अभी? बिल्कुल, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस करूंगा। एमएनएम काफी अच्छा सेटअप है और कल के कंसोलिडेटिव मूव के बाद वापस एक नई ब्रेकआउट के लिए तैयार है, तो एमएनएम पे खरीदारी की सलाह होगी। 3130 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3320 तक के टारगेट एमएनएम दिखा सकता है। 3320 के टारगेट, चंदन जी कब तक आ जाएंगे टारगेट ये? मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, 2 दिन इस एक्सपायरी तक ये टारगेट हो सकते हैं। इनफैक्ट किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 3200 की कॉल को ट्रेड करके मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, 3200 वाली कॉल भी आप खरीद सकते हैं अगर आप ऑप्शंस का रूट लेना चाहते हैं। अदरवाइज 3320 के टारगेट, अब कितनी दूर एक्सपायरी? आज तो मंगलवार हो गया, 2 दिन बाद फिर एक्सपायरी भी है, तो बहुत जल्दी आपको वो लेवल दिखेंगे। 100 रुपये बहुत ज़्यादा वैसे है भी नहीं एमएनएम के हिसाब से अगर देखा जाए तो। 2% की तेजी पर आज शेयर ने शुरुआत की है। शरण, आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है? और जैसा कि हम कह रहे थे कि देखिए आपके जो टारगेट थे बीपीसीएल के, उसके ऊपर ये खुला भी आज शेयर ये। अब आपकी नज़र कहाँ पर है? क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? तो अभिषेक, मेरे दोनों आज के स्टॉक इंट्राडे के लिए है। स्पेसिफिकली एक ऑयल एंड गैस सेक्टर से है। पहला लीजिए एमजीएल का जून फ्यूचर 1426 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का, 1416। टारगेट सिमिलर लेगा 1436 एंड 1446। दोनों, ये पूरा ट्रेड इंट्राडे के लिए है और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते अगर चाहिए। सेकेंड, मुझे रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही हाई बीटा सेक्टर है। मार्केट बढ़ते, रियल एस्टेट भी साथ में ही बढ़ेगा, तो डीएलएफ में खरीदारी का मौका बन रहा है। तो डीएलएफ का जून फ्यूचर खरीदे अराउंड 862 के लेवल्स का। स्टॉप लॉस सिर्फ 6 रुपया रहेगा 856 का, और टारगेट भी सिमिलर रहेगा 868 और 876 के लेवल्स के। ये भी ऑलमोस्ट एक इंट्राडे टू 1-2 डेज का ट्रेड रहेगा। ठीक है, डीएलएफ जून फ्यूचर आपको खरीदना है। 856 का स्टॉप लॉस होगा, 868, 878 ये दो टारगेट हो जाएंगे। और एमजीएल में भी अच्छा, दोनों के दोनों शेयर इंट्राडे के लिहाज से ही हैं। 1416 रुपए का स्टॉप लॉस एमजीएल के लिए होगा, 1436 और 1446 अगर आपने लेवल्स नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए। एमजीएल के लिए 1416 का स्टॉप लॉस और 1436 1446 का टारगेट बनेगा एमजीएल के लिए, ये स्क्रीन पर आ गया। और डीएलएफ के लिए 856 का स्टॉप लॉस, 868 और 878 के टारगेट के साथ आपको इसे ट्रेड करना है। तेजस भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छी शुरुआत, 250 अंक ऊपर निफ्टी और 650 ऊपर निफ्टी बैंक। बताइए तेजी के सौदे आपके हिसाब से कौन से होंगे आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा पहला तेजी का सौदा है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और 2-3 दिन से अगर देखेंगे तो 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो ये जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 57,000 का है तो रीटेस्ट कर सकता है। तो मेरी जो पहली पिक है वो है कैनरा बैंक लिमिटेड। कैनरा बैंक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है पिछले 7-8 सत्रों से, और पिछले 2 दिन से स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर रिकवरी दे रहा है। कल के सत्र में भी एक बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न फॉर्म की थी और आज भी गैप के साथ खुला है स्टॉक, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो करंट भाव पे डिप में कैनरा बैंक में खरीदारी करिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाना 105 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 115 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 119 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील में भी देखेंगे तो एक 165 का इंटरमीडिएट टॉप बनाया था और उसके बाद स्टॉक लगातार एक करेक्शन मोड में चला गया था। रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया ऑन अ डेली चार्ट अराउंड 150 लेवल, और आज के सत्र में भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट भाव पे डिप में स्टॉप लॉस लगाना है 148 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 160 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 165 का। $160 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 165 का टाटा स्टील के लिए, 148 का स्टॉप लॉस और कैनरा बैंक के लिए 105 का स्टॉप लॉस, 115 और 119 के टारगेट। ये 2 शेयर होंगे। तेजस जी की तरफ से भी एक बैंकिंग चुना और एक मेटल को चुना। किरण जी, आखिर में आपके पास आएंगे। आप बताइए, आपको थोड़ा समय ज्यादा मिला तो थोड़े ज्यादा स्टॉक्स आप दे दें तो अच्छा होगा। 2 ही हैं या ज्यादा हैं?
नहीं, दो स्टॉक्स हम देखें क्योंकि एक बड़ा गैप अप हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा वेट एंड वॉच भी करना चाहिए गैप अप को चेस करने से पहले। दो स्टॉक है, दोनों हमारे प्रेफर्ड सेक्टर में से ही है। पहला है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, इंट्राडे के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। जो 235 टू 40 वाज द रेजिस्टेंस लेवल, अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 230 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, और इट्स नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप 4-5 दिन के लिए होल्ड रख सकते हो, तो ये 255 260 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो अशोक लेलैंड लुक्स वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस। दूसरा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने लास्ट वीक थर्सडे को भी सजेस्ट किया था कि अगर ये 1200 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो 1240 1250 तक आ सकता है। हमने देखा कि कल की भी जो गिरावट आई थी उसमें उसने 1200 का लेवल होल्ड रखा था। आज हम देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग के साथ 1230 पे ट्रेड कर रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से हमें एक्सिस बैंक भी लॉन्ग करना चाहिए। सिमिलर वे 1220 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 1270 1280 तक के लेवल एक्सिस बैंक में भी आ सकते हैं। तो एक्सिस बैंक एंड अशोक लेलैंड लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अशोक लेलैंड और एक्सिस बैंक ये दो शेयर हो गए किरण जी की तरफ से। 255 के टारगेट अशोक लेलैंड में, 255 और 260 दो टारगेट दिए थे। 230 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है, और एक्सिस बैंक के लिए 1280 के लक्ष्य के लिए आप इसमें तेजी की पोजीशन बनाए। तो जितने भी एक्सपर्ट्स के शेयर आए हैं सारे के सारे तेजी के आए हैं। मंदी का दूर दूर तक कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। एक शेयर जैसी कि उम्मीद थी कि तेज रफ्तार से आज भागेगा, और वो है इंटरग्लोब एविएशन का। देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में अगर स्थिरता होती है तो होगा क्या कि जो एयर स्पेस वगैरह को लेकर जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो दूर होती हैं। दूसरी चीज़, कच्चे तेल का भाव का नीचे आना, यानी कि एटीएफ में जो गिरावट का ट्रेंड है वो शायद आगे जारी रहे। लगातार पिछले हम 3 महीने से देख रहे थे कि एटीएफ यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम सस्ते हो रहे थे, तो इसके लिए पॉजिटिव है। 4% की तेजी पर शुरुआत की है इंटरग्लोब एविएशन ने। चंदन जी, चेज करना है इंटरग्लोब एविएशन को या फिर छोड़ दें? थोड़ी सी बड़े गैप के साथ खुल गया ये, थोड़ा सा डिप आता है तब इसको चेस करेंगे, क्योंकि देखिए मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, और क्रूड का जो उठापटक हुआ था उससे अब बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, बट ऑलरेडी 3-3.5% ऊपर है, तो डिप पे बाय करें। मेरे हिसाब से 3600 के मेरे हिसाब से 5600 और 5550 के आसपास आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। उस कंडीशन में 5450 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 5850 के टारगेट के लिए। हो जाएंगे इंटरग्लोब एविएशन में। 3.5% ऊपर है, लेकिन अगर आपको अभी खरीदना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 200 रुपये ऊपर खुला, बड़ी तेजी के साथ खुला है। थोड़ा नीचे मिल जाए तो आपके लिए एंट्री पॉइंट अच्छी हो जाएगी इंटरग्लोब एविएशन में। मार्केट अच्छे गैप के साथ खुल के ना फिर मूव दे नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि 225 अंकों पर आपको निफ्टी दिखेगा, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 600 अंकों के आसपास की ये तेजी है। दिक्कत यही है कि जिन्होंने मान लीजिए कल खरीदा उनकी तो बल्ले बल्ले बढ़िया है, लेकिन अब जो कल क्या करें क्या ना करें वेट एंड वॉच में रह गए, तो फिर अब ये गैप से मौके छूट जाते हैं। शेयर तो आपको पता होता है कौन से शेयर चलेंगे, लेकिन वो एंट्री जो चाहिए आपको फिर वो नहीं मिल पाती है, वो दिक्कत होती है। और वो सारे के सारे शेयरों में होगी, चाहे ओएमसीज हो, चाहे टायर हो, चाहे पेंट हो, एविएशन हो, हर तरफ होगी वो। एक खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना पोजिशंस अनवाइंड होते दिख रहे हैं, लोग थोड़े से एग्जिट ले रहे होंगे, और वो है डिफेंस वाले शेयर और सरकारी शेयर। आज जो कमजोरी वाले शेयर हैं, गार्डन रीच कमजोर है करीब 5%, मिधानी यानी कि मिश्र धातु में करीब 5% गिरावट है। बीईएमएल का शेयर कल चल रहा था, आज बीईएमएल के शेयर में करीब हम 5% गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, भारत डायनेमिक्स, एचएएल, एक लंबी लिस्ट है सरकारी कंपनीज की। उसमें आप मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड को भी जोड़ लीजिए, सारे के सारे शेयर ये गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चंदन जी, एक व्यू आपसे चाहिए, ये जो शेयरों में आज जो गिरावट आ रही है में भी हो सकता है कि 1-2 दिन और चले, तो आप क्या सलाह देंगे? एक बार एग्जिट लेके फिर थोड़े लोअर लेवल पर एक्युमुलेट करना है, या फिर कोई बात नहीं है, मतलब शेयर संभल जाएंगे, और अगर किसी की लंबी अवधि की पोजीशन है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए, लंबी अवधि की पोजीशन है तो मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़े से डिप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वापस सीज फायर और वो सब चीज के कमेंट आए हैं। बट आप देखो कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट मीनवाइल ये काउंटर काफी वोलेटाइल रहते हैं, तो सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो निकलो और वापस डिक्लाइन का वेट करो। जीआरएससी की बात करें तो देखिए ऑलरेडी कल 6% का मोमेंटम दिखा, वापस आज करेक्टिव मूव हुआ है, तो यदि मुनाफा हो रहा है तो निकले वापस, आप 2800-2900 के आसपास एक्यूमुलेट करने का ट्राई करो।
तो आई थिंक ये काउंटर वोलेटाइल रहते हैं, लॉन्ग टर्म है और अच्छे खासे मुनाफे में हो तो रख सकते हो, बट स्विंग ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पोजीशन को चर्निंग करना चाहिए। चंदन जी, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से। एक समय था जब डिफेंस और शिप बिल्डिंग जो है वन साइड अपसर्ज दिखाते थे, लेकिन अब ये एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे जाते हैं। तो ना पोजिशनल बेसिस अगर आपने एंट्री ली है इन स्टॉक्स में, आप मुनाफा बुक करने के बाद वापस भी इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह की पोजिशनल गेन्स के बारे में एटलीस्ट शिप बिल्डिंग स्पेस में तो सोचा जा ही सकता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आज बिकवाली का दबाव, और इसके ठीक साथ साथ डिफेंस का खेमा भी आज BEL, HL, इन तमाम स्टॉक्स में भी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन इसी के विपरीत हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। टीटागढ़ रेल, IRFC, IRCTC, RVNL, ये सारे स्टॉक्स में मजबूती का रुझान है। तेजस जी, एक ट्रेक आपसे रेलवे काउंटर्स पर भी लेना चाहेंगे। करीब 3.5% की तेजी के साथ टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त मजबूती दिखा रहे हैं। 1.5% की मजबूती, लगभग दिन के उच्चतम स्तर पर ये सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। देखिए, टीटागढ़ रेल की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया था। स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज को रेज कर रहा था और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट 10% का। और पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जब तक ये 50 दिन की मूविंग एवरेज जो करीबन 865 के लेवल है, जब तक होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा बायस माइल्डली पॉजिटिव है। ऊपर में जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो करीबन 950-960 के करीबन है, तो ये स्टॉक वहां तक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं टीटागढ़ में। और IRCTC की हम बात करें तो ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। जो टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है अभी भी इतना रॉक सॉलिड है नहीं, तो मेरे हिसाब से टाइम बिंग इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए, ये टेक इस वक्त पोजीशन है तो इंटैक्ट रखने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन चल काफ़ी गए हैं ये स्टॉक्स एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से। आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली खास पेशकश का अब वक्त हो चला है, और ये पेशकश है SME IPO से सावधान। SME IPO से सावधान में हम लगातार आपको आगाह करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि SME IPOs जो प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं उनमें SWOT एनालिसिस कर जो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी कि कोई रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है तो सबसे पहले वो आपके सामने रखें, ताकि आपके पोर्टफोलियो में आप कोई गलत डिसीजन ना लें। और इसी कड़ी में एक और IPO पर विस्तार से बातचीत करने के लिए डिटेल रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी पुलकित बंडी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताएं। जी, तो मानसी जी, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे SME IPO इस हफ्ते खुलने वाले हैं, तो कल जो हमने एक AJC ज्वेलर्स के बारे में बात भी की थी, आज हम 3 IPO के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनकी ओपनिंग डेट आज ही है। तो पहले मैं लेता हूँ श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज आयरन। ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल में इन्वॉल्व है स्पॉन्ज आयरन के। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो रायपुर छत्तीसगढ़ के पास में है। लगभग इसका 13.5 एकड़ का इनका एनुअल कैपेसिटी, एक प्लांट की एरिया है जिसमें एनुअल कैपेसिटी लगभग 30,000 मेट्रिक टन है। इसका IPO आज 24 तारीख को खुलेगा, जो कि 26 तारीख तक अवेलेबल रहेगा निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और जो प्राइस बैंड है वो लगभग 56 से लेके 59 रुपये तक के आसपास है। ये पूरा का पूरा प्री होल्डिंग अगर देखा जाए तो 100% थी। इसके बाद ये जब IPO आ जाएगा तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी और ये टोटल इशू लगभग 30 करोड़ का है। लेकिन इस IPO में थोड़े से कंसर्न्स हैं। जो कंसर्न है वो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि इन्होंने जो अपनी टॉप और बॉटम लाइन है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखी गई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 21.5% से लगभग 13.3 आ गई पिछले 3 साल में। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी 26.1 से लेके 14.7% पे आ गया। पैट जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसकी बात करें तो वो भी 12.37 से 11.43 पे आ गया। मतलब ये सब कुछ गिर ही रहा है, कुछ 3 साल में बढ़ा नहीं है ऐसा खास। अब एक और जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, इन लोगों का एक जो स्टील प्लांट है वो 2020 से बंद पड़ा है और इस IPO से जो पैसा आएगा उसकी मदद से वो लोग उस स्टील प्लांट को चालू करने वाले हैं। इसका मतलब IPO एक तरह से ग्रोथ नहीं बल्कि रिकवरी अटेम्प्ट के जैसा देखा जा रहा है। बाकी जो अभी जो भी रेवेन्यू आ रहा है इनका मेजरली ट्रेडिंग से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट कुछ हो नहीं रहा है। हैवी डिपेंडेंसी है एक सिंगल सप्लायर के ऊपर ही इन लोगों की
और उसके बाद प्रमोटर के ऊपर एक छोटे मोटे कुछ केसेस भी चल रहे हैं, हालांकि वो ज्यादा रुपयों के नहीं है बट चल रहे हैं। और इनकी जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो लगभग 7.27 करोड़ की है, जो कि लगभग 10% ऑफ नेटवर्थ है। तो ये सारे कंसर्न्स थे श्री हरे कृष्णा के ऊपर। अगर हम एब्राहम फूड्स की बात कर लें, जो कि हमारा अगला आईपीओ है, ये भी आज खुल रहा है, 26 तारीख तक चलेगा। और ये ज्यादातर इनका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा, मैदा, सूजी, मसाले, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। इन लोगों की जो पोस्ट होल्डिंग हो जाएगी वो 67.33 हो जाएगी प्रमोटर की आईपीओ के बाद में, और पहले अभी जो है वो 93.14% है। इनके जो मर्चेंट बैंकर हैं वो कॉर्पोरेट मेकर्स कैपिटल लिमिटेड है। इसकी कंसर्न्स की बात कर लेते हैं तो एकदम से आईपीओ आने के पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है पैट, वो 220% बढ़ गया। मतलब आईपीओ लाने के पहले इन्होंने एकदम से प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाया है। अब ये आईब्रो ऊंची कर देता है किसी की भी कि यार इतना प्रॉफिट एकदम से कैसे बढ़ सकता है। उसके बाद जो मेजर पोर्शन है इनका जो आईपीओ से रेस करने वाले हैं 14 करोड़ में से लगभग 6.5 करोड़ इनका वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, जो कि अपने आप में एक टफ बात है। एक और जो सबसे बड़ी कंसर्न वो ये है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रमोटर्स का वो लगभग 3.16 पर शेयर है, और ये जो मार्केट में ऑफर कर रहे हैं वो 98 रुपीस पर शेयर के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं, और ऐसी कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी नहीं देखी गई है। तो एक तरह से महंगा आईपीओ माना जा सकता है। और जो एक और चीज बात कर लेते हैं इसके ऊपर, इनके काफी सारे जो लाइसेंस हैं, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी लाइसेंस हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके ऊपर इन्होंने आरएचपी में काफी हद तक या तो कैंसल्ड या फिर अनक्लियर रिन्यूअल स्टेटस बताया, तो वो भी कुछ क्लियर नहीं है। फटाफट हम लोग लास्ट आईपीओ की भी बात कर लेते हैं जो खुलने वाला है, आइकॉन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड। ये मेजरली फैसिलिटी मैनेजमेंट में अपना कारोबार करती हैं, और फैसिलिटी मैनेजमेंट कोई बहुत फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है, हम सबको पता है। ये भी आज आईपीओ खुलेगा, 26 तारीख को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू वही 10 रुपए प्रति शेयर है, और इसका जो टोटल साइज है वो करीब 19.11 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग जो प्री इशू है वो 95.65% है, और जो पोस्ट आ जाएगी वो 75% के आसपास आ जाएगी। इसकी कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी वही FY25 में बहुत ज्यादा एकदम टॉप और बॉटम लाइन को बूस्टेड दिखा दिया है प्री आईपीओ ईयर में, जो कि अपने आप में एक आईब्रो रेस क्वेश्चन है। आगे देखा जाए तो बहुत, जैसे कि मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में बात करते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न है कि इनका जो 10% कस्टमर बेस है वो इनका 87% रेवेन्यू देता है। मतलब इन अगर 10 कस्टमर को अगर कुछ होता है तो ये पूरा का पूरा रेवेन्यू इनका वाइप आउट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें थी इन तीनों आईपीओ के बारे में, और ये कुछ कंसर्न्स थे। ओके पुलकित, थैंक यू सो मच। आपने डिटेल रिसर्च कर सारे कंसर्न्स तीनों एसएमई आईपीओ से जुड़े हमारे सामने रखे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट तपन दोषी भी हैं, उनसे जानते हैं कि उनका टेक ये तीनों एसएमई आईपीओ पर क्या है। तपन, इन दिस ऑर्डर श्री हरे कृष्णा पर कंसर्न्स हमारे सामने पुलकित ने रखे हैं, अब्राहम फूड पर भी जो चिंताएं हैं वो बताई हैं, और खासतौर से आइकॉन फैसिलिटेटर्स की भी अगर बात करें, आईपीओ से ठीक पहले अपनी इमेज बिल्डिंग का काम, और वो भी ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इमेज बिल्डिंग का काम यहाँ पर हो रहा है। आपकी राय क्या है? मानसी जी और पुलकित ने बहुत सही बताया कि जो कंसर्न है वो है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा वैल्यूएशन उस तरफ से बात करते तीनों कंपनी के बारे में। तो पहले एक काम करते, श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज आयरन को ले लेते हैं। अब ये आयरन स्पॉन्ज में है, अभी आपको भी पता है ये मेटल इंडस्ट्रीज है, तो काफी फ्लक्चुएशन रहता है कमोडिटी मार्केट में। तो वो एक ग्लोबली भी अभी ये तनाव चल रहा है, तो उसके वजह से कोई मोट नहीं रहता है, कभी ना कभी मार्जिन में प्रेशर आता है। उनका मार्जिन 0.8% है, जो बहुत ही कम है। अगर आप इसका कैश फ्लो देखें तो वो भी नेगेटिव जा जाता है। इवन अगर डेट देखो तो 7.24 करोड़ का ऑलरेडी डेट है। बहुत छोटी कंपनी है, 30,000 मेट्रिक टन का उनका कैपेसिटी है, और नो कुछ ही रीजन में वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि कुछ पेंडिंग लीगल केसेस भी है, और कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर बेस की वजह से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ना सडनली कोई अलग से कंपनी है जिसमें हम लोग को नो इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखो तो गवर्नेंस इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। तो इसलिए श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज नो, क्योंकि वीक मॉडल है बिजनेस, तो मैं वो अवॉइड बोलूंगा। दूसरा हम लोग एब्राहम फूड की बात कर लेते हैं। एब्राहम फूड जैसे बोल रहे हैं कंज्यूमर स्टेपल्स में आती है, और नो मार्जिन कम है, मार्जिन अराउंड 5% है।
करेक्ट। अभी ये भी क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, अगर फ्लक्चुएशन आता है तो उनके मार्जिन में डायरेक्ट हिट होता है। राजस्थान और दिल्ली के रीजन में ही वो ऑपरेट करती है। लेकिन जैसे पुलकित ने बताया ना, 220% का पैट बढ़ा है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना सडनली बढ़ा है आईपीओ का, तो वो सही में कुछ क्या आईब्रो रेस कर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका भी प्रॉब्लम वही है, नेगेटिव कैश फ्लो है, फ्रीक्वेंट फंडिंग कर रहा है। ओके, और स्मॉल रीजन की वजह से ना अभी भी वो एक्सपेंशन मोड में अभी उस तरह से आ नहीं रहे। अगर एक्सपेंशन करना है तो अच्छा खासा फंडिंग और उठाना पड़ेगा। तो जब आपको फंडिंग इतना उठाना पड़ेगा, कैश फ्लो कम है, प्लस मार्जिन में प्रॉब्लम है, और वो ऐसा सेक्टर है कि कोई भी एंटर कर सके, तो एब्राम फूड भी मुझे यहाँ से इतना अच्छा नहीं लगा है, तो वो भी एक अवॉइड है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं आईक्यून फैसिलिटेटर्स के बारे में। वहां भी क्या है कि टॉप 10 क्लाइंट से उस पर 87% उनका रेवेन्यू डिपेंडेंट है। 95% रेवेन्यू उनके दिल्ली, हरियाणा, यूपी वहां से आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये मैन पावर वाली कंपनी, क्योंकि फैसिलिटीज में 2000 लोग हैं यहाँ, तो वो ये कि स्किल लेबर मिलने चाहिए, स्किल पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। कभी कभी वो आंदोलन भी, यानी कुछ तरह का वो भी हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नेंस का भी प्रॉब्लम है इसमें। और इसमें क्या है कि नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट नहीं है प्रमोटर के बीच में, यानी प्रमोटर अगर वो छोड़ के जाता है तो वापिस वो बिजनेस भी चालू कर सकता है। डेट भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 2.4 से 4.4 करोड़ का। वैल्यूएशन थोड़ा मुझे हाई लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू आ रहा है कुछ ही रीजन से, और क्योंकि लेबर इंटेंसिव है ना, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ मुझे मॉडल में भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आईकॉन फैसिलिटेटर्स भी आपको अवॉइड करना चाहिए। एसएमई आईपीओ से सावधान रहने की सलाह हमारे एक्सपर्ट तपन दोषी की तरफ से भी इस वक्त मिलती हुई। थैंक यू फॉर दैट अपडेट तपन जी। लेकिन इस बीच इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर पर भी नज़र रखें। इंडिया विक्स में गिरावट है, ये रिलीफ है भारतीय बाजार के लिए। वैसे ही हम देख रहे हैं आज मोमेंटम बेस्ड कामकाज भारतीय बाजार में देखने को मिला है, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स की अगर बात करें, कंफर्ट लेवल के आसपास तो है ही, लेकिन कल सडन स्पाइक्स वहां नजर आ रहे थे। आज गिरावट इंडिया विक्स में देखने को मिली है 2.5% की, 13.7 के लेवल्स इंटैक्ट, 14 के नीचे कंफर्ट लेवल है, और इस लेवल पर ही इंडिया विक्स इस वक्त। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर चंदन जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए अगर फंडामेंटल्स रैशनल्स की माने तो स्लोली एंड इवेंचुअली ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो है वो आगे नजर आएगा, और जो वॉलेटिलिटीज थी, जो कंसर्न्स थी, वो पीछे छूटती हुई देखने को मिलेगी। आज के सत्र में तेजी के साथ खुलने के बाद स्टॉक में हमने हल्के फुल्के डाउन साइड देखने को मिले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इस वक्त भी 1100 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 1200 के पार जाता हुआ दिखेगा? कहीं ना कहीं 3 दिनों से यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है लगभग 1100 के आसपास, और 3 दिन का जो रेंज था उसमें हर्डल था 1130 1135, अभी उसी के आसपास कामकाज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हल्का सा फॉलो अप बाइंग आया तो काउंटर में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है उसका नेगेशन बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1100 के सपोर्ट से खरीदना चाहिए, और हल्का सा फॉलो अप हुआ तो 1170 से लेके 1200 तक का स्विंग ये काउंटर दिखा सकता है, नजर आ सकते हैं। और 1200 के पे 1250 तक के लेवल्स भी अगर जाने माने ब्रोकरेजेस की माने तो एंटिसिपेट किए जा रहे हैं पिरामल एंटरप्राइजेस में। एट प्रेजेंट ऑल्सो 0.5% गेंस के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ऐसी एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट जिंदाल स्टील एंड पावर पर भी आई। न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट और टारगेट्स जो हैं यहाँ पर उन्होंने बढ़ाए हैं। 922 के स्तर पर जिंदाल स्टील तेजस जी इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और ब्रोकरेजेस की माने तो 1193 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जेएसपीएल के चार्ट्स पर आपकी टेक्निकल राय क्या होगी? देखिए, जेएसपीएल की हम बात करें तो ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है ऑन अ डेली चार्ट। 3-4 के दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में स्टॉक ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी, और आज अच्छा सा थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग भी आ रहा है। जो इसकी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 900 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। जब तक होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा बायस माइल्डली पॉजिटिव है। ऑन इमीडिएट बेसिस स्टॉक में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 955 960 के करीबन बैठ रहा है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो स्टॉक 984 तक भी जा सकता है। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजिशन है तो होल्ड कर सकते हैं 900 के स्टॉप लॉस के साथ। जेएसपीएल को लेकर ये व्यू, बाजार हम देख रहे हैं कि बड़े गैप के साथ खुलने के बाद ऊपर नहीं जा रहे हैं। अच्छा ही है, थोड़ा नीचे आ जाए ना तो लोगों को थोड़ा मौका मिलेगा, जो लोग थोड़े लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे। कुछ शेयर जो आज थोड़े कमजोर हैं, जरा उन पर नजर डालते हैं।
ONGC सबको पता था कि ये शेयर आज गिरावट का शिकार होगा, लेकिन ज्यादा नहीं गिरा है, 1.5% के आसपास की ही गिरावट है। सरकारी शेयरों में देखेंगे तो NTPC करीब 3% का फॉल है, निफ्टी में ये भी एक गिरने वाला शेयर है। और दो शेयर BL और ट्रेंट, अब ये सेंसेक्स 30 के भी पार्ट हो गए हैं। और कल हमने अच्छी तेजी देखी थी इंक्लूजन पर, 3% दौड़े थे शेयर, आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। ट्रेंट सपाट है और BL में जो गिरावट है 1% के आसपास की है। हालांकि ऐसा एनालिस्ट बता रहे हैं कि इनके इंक्लूजन से जो पैसिव इनफ्लो आएगा वो आएगा करीब $700 मिलियन के आसपास का दोनों शेयरों में, अगर मिला दें तो। क्या व्यू होगा शरण जी आपका? क्या ये जो फॉल आ रहा है, जिसको नई एंट्री करनी हो आपके हिसाब से करना चाहिए या फिर रुक जाएं, क्योंकि ट्रेंड वगैरह भी चल बहुत गए ये? अभिषेक जी, BL तो बहुत ही स्ट्रेच्ड है, बहुत चल चुका है और वन साइड रैली की है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक में चांसेस है थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकते हैं अराउंड 400 के आसपास। वहां अगर कंसोलिडेट करे तो आगे चल के इसे रिव्यू कर सकते हैं। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफी हद तक ईज आउट हो गई है ग्लोबली, तो डिफेंस क्षेत्र में अभी आपको थोड़ी सुस्ती दिख सकती है आने वाले 3 से 4 हफ्तों के लिए। मगर ओवरऑल मुझे लगता है ऑर्डर बुक्स थोड़े रिट्रेसमेंट आ सकते हैं 400, तो न्यू पोजीशन तो बनाने की मैं राय एकदम नहीं कहूंगा। नई पोजीशन बनानी नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। चल गए हैं शेयर, ये खबर बाद में आई है, फ्लोज आएंगे तो आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़े एंट्री ना, देखिए टाइमिंग का बड़ा खेल है। मार्केट और क्रिकेट में यही तो एक मेल है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस टाइम पे आपने क्या सौदा लिया। अगर आप ट्रेड करते हैं तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निवेश का है तो फिर ठीक है, लंबे अवधि में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम तो रोज रोज बात करते हैं बाजार की, तो आपकी एंट्री एग्जिट सही समय पर हो वो सुनिश्चित करवाते हैं। आज की तेजी में बाजार में जो लीडर है ना निफ्टी का, वो है अडानी पोर्ट्स, करीब करीब 4% के आसपास की सॉलिड तेजी। और इसके अलावा अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो 1.5% ये भी शेयर ऊपर है। अडानी ग्रुप को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर भी आई है कि अडानी एयरपोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के लिए फंड जुटाए हैं। फंड का जो इस्तेमाल होगा वो मॉडर्नाइजेशन पर होगा, क्षमता विस्तार पर किया जाएगा। और क्या डिटेल्स हैं ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर अडानी के निवेशकों के लिए, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? डेफिनेटली तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर है। और इनफैक्ट अगर आप बॉन्ड इश्यूएंस देखेंगे, जितना फंड इन्होंने जुटाया है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि $1 बिलियन यानी कि $100 करोड़ के आसपास के फंड जो है इन्होंने एयरपोर्ट के लिए, यानी कि अपने जो एयरपोर्ट कारोबार है अडानी एयरपोर्ट, उन्होंने यहाँ पे जुटाए हैं। और देखिए अब तक की एयरपोर्ट हिस्ट्री में इंडिया के कम से कम अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है, सबसे पहला जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इश्यूएंस जो है वो यहाँ पे अडानी एयरपोर्ट ने किया है। कुल करीब $1 बिलियन के आसपास ये जुटा रहे हैं, उसमें से $750 मिलियन के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो है वो बॉन्ड इश्यूएंस इन्होंने किए है, जिसकी मैच्योरिटी जो है 2029 की है। और ये जो है रीफाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी जो है इनके पास प्रोविजन है कि और $250 मिलियन के आसपास के जो फंड ये जो है और जुटा सकते हैं इस बॉन्ड इश्यूएंस के द्वारा। और इसको मिला के करीब $1 बिलियन के आसपास का बॉन्ड इश्यूएंस जो है ये कंपनी कर रही है। जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो स्ट्रैटेजिक विजन है मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी एक्सपांशन और साथ ही साथ नेट जीरो करने का एमिशंस को 2029 तक, उसके तहत ये फंड जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कंपनी करने वाली है। और जो पार्टिसिपेशन देखने मिला है, जो बड़े बड़े निवेशक इसमें इश्यूएंस कंपनीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। अगर आप देखेंगे तो अपोलो मैनेज फंड्स, ब्लैक रॉक मैनेज फंड्स, स्टैंडर्ड चार्टर, ये तमाम वो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि एयरपोर्ट ये कारोबार जो है उसमें इस तरह का फंड जुटाना और बॉन्ड इशू करके $1 बिलियन का फंड जुटाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि अडानी एयरपोर्ट जो है इन्होंने आज अचीव किया है। तो अडानी ग्रुप के लिए, अडानी एंटरप्राइजेस के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बड़ी खबर अडानी ग्रुप के लिए इस वक्त हमें मिलती हुई। वरुण, शुक्रिया ये सारी डिटेल हमें बताने के लिए। अडानी पोर्ट्स इस वक्त अगर आप देखेंगे एट डे हाई करीब 4% की तेजी के साथ स्टॉक में 1408 के लेवल्स पर तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट लगातार अडानी ग्रुप स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हमारे अगले खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का रुख करेंगे।
ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और डीप डाइव रिसर्च लेकर। अभिषेक बताइए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी जो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका कि सदर्न मार्केट में अच्छा खासा कारोबार है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जहां पर एक तरफ ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेसेस को कैटर करती है, वहीं पर इसका लीजिंग बिजनेस से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। वहीं पर हॉस्पिटलिटी बिजनेस की भी इसकी IPO के जरिए फंड जुटाने की योजना है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज इस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कंपनी ने जो है चेन्नई में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका GDV लगभग 2100 करोड़ के आसपास है। तो खबरों में है स्टॉक है, रियल एस्टेट स्टॉक सेक्टर वैसे ही जो है इंटरेस्ट रेट में कटौती के कारण चर्चा में है, और उस चीज़ को आधार बनाकर हमने आज इस स्टॉक को डिस्कशन के लिए चुना है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि सदर्न मार्केट में की अच्छी खासी दखल है। वहीं पर FY26 में कंपनी की योजना लगभग 16 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की है। कंपनी में एक कंसर्न था कि ये ज़्यादातर जो इसका फोकस था वो बेंगलुरु मार्केट पर था, परंतु हाल ही के दिनों में कंपनी जो है अदर सदर्न मार्केट जैसे कि चेन्नई और हैदराबाद में भी जो है अपना एक्सपेंशन कर रही है। इसके अलावा जो हमने क्रिटिकल इसमें 3-4-5 जो हैं फंडामेंटल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं। फर्स्ट तो ये है कि एबिटा मार्जिन पिछले 3-4-5 क्वार्टर में देखें तो एबिटा मार्जिन में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर देखें तो Q3 FY24 के मुकाबले Q4 FY25 में करीब 6% के आसपास जो 6 परसेंटेज पॉइंट के आसपास जो है एबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ है, और ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है क्योंकि ये आने वाले दिनों में इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो किस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा उसकी तरफ एक इंडिकेशन देता है। वहीं पर अगर बुकिंग्स वैल्यू को देखें तो वो भी लगातार जो है साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रियल एस्टेट सेगमेंट में ये एक मैट्रिक्स है जिस पर आगे आने वाली ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दोनों जो हैं डिपेंड करते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके से इसका प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरीके से इसका प्री सेल्स और सेल्स इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर रियलाइजेशन में भी अच्छी खासी बढ़त है। अगर FY20 की बात करें तो वहां से रियलाइजेशन अगर दुगना हो गया है तो ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बता रहा है। कहीं ना कहीं प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट मिला है और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन का भी जो है कंपनी को बेनिफिट मिला है। वहीं पर जिस तरीके से कंपनी जो है रेसिडेंशियल सेगमेंट में अच्छा कलेक्शन करती है, डेट को कंट्रोल में करती है, उसका बेनिफिट जो है इसके बैलेंस शीट पर भी देखने को मिला है। अगर आप 3-4-5 सालों में देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट में अच्छा खासा सुधार भी देखने को मिल रहा है, जिसकी एक वजह जो है डेट जो है वो ग्रेजुअली जो है कम डाउन होता जा रहा है। FY26 को लेकर मैनेजमेंट का गाइडेंस काफ़ी अच्छा है। 15 से 20% के प्रीसेल्स ग्रोथ के बारे में कंपनी बात कर रही है। वहीं पर जो है लगातार जो है न्यू प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च होते चले जाएंगे, जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में कंपनी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो इसके की पीयर्स के साथ में वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। तो इन समरी अगर बात करें तो इसमें 3-4-5 की ग्रोथ ड्राइवर्स क्लियर देखने को मिलते हैं। एक तो ये एक गुड प्रॉक्सी है जिसके जरिए आप सदर्न रियल एस्टेट मार्केट को प्ले कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में है तो किसी एक सेगमेंट में अगर किसी तरह का दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो उसको किसी दूसरे सेगमेंट के जरिए जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कंपनी लगातार जो है बेंगलोर के अलावा अदर सदर्न मार्केट्स में जो है एक्सपांशन कर रही है और एक बहुत बड़ा लैंड बैंक जो है कंपनी होल्ड करती है। अगर स्टॉक प्राइस को समझे तो पिछले 1 साल में इसमें कोई बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला है, पर जो फंडामेंटल ट्रेंड्स हमने जो इस समय इसमें आइडेंटिफाई किए हैं, ये आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होते हैं, जिसमें कि ब्याज दर की गिरावट बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी। तो ये स्टॉक जो है FY26 के लेवल से अगर हम देखें, FY26 के एग्जिट तक देखें, तो वहाँ पर जो है रियल एस्टेट सेगमेंट में आउट परफॉर्मर हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपकी ये डीप डाइव रिसर्च के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस फैक्टर्स जो सारे पॉजिटिव हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बीच अगर आप देखें, ग्रोथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल और रिटेल सभी सेगमेंट से मजबूत प्रदर्शन। कंपनी रियल एस्टेट के इन सभी सेगमेंट्स में अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा अगर आप देखें, साउथ इंडियन मार्केट में वन ऑफ द लीडर्स मानी जाती है और साथ ही हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में आगे भी विस्तार के प्लान्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट FY26 को लेकर कंपनी की गाइडेंस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। कुल 12 मिलियन स्क्वायर फीट के 16 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना। बात करते करते ब्रिगेड एंटरप्राइज के स्टॉक में देखिए मजबूती है। शरण, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट में अप साइकिल की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन उन स्पेसेस, उन स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए जो एज मार्केट लीडर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ
एक ही सेक्टर, एक ही ज्योग्राफी में कामकाज करते हैं, क्योंकि उसका इम्पॉर्टेंट, उसे एक वीकनेस कही जा सकती है लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स भी मिलता है इन कंपनियों को। तो मानसी जी, अगर ब्रिगेड की आप स्पेसिफिकली बात करें तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर का रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो आप देखें तो खाली 3 ही स्टेट्स में, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, 3 ही जगह वाई ग्रोथ देखने को मिला है। अभी हाल ही में कंपनी ने 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट चेन्नई में लॉन्च किया, तो वहां से ही पता चलता है कंपनी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ओवरली टेक्निकली बात करें, कंपनी अच्छी है। सेक्टर तो आपको काफी समय से हम लोग को पॉजिटिव ही लग रहा है। आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं 1100 रुपए के स्टॉप लॉस से। अगर 1100 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए, हम आगे रिव्यू करेंगे। टारगेट मुझे लग रहा है प्रीवियस स्विंग है 1300-1320 के आसपास आ सकता है कंपनी आने वाले समय में। तो सेक्टर तो काफी पॉजिटिव है, कंपनी की लॉन्च भी अच्छी है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, जैसे अभिषेक ने बताया। लॉन्च भी चेन्नई में किया है, वहां पे आपको वाई ग्रोथ देखने को मिला है, मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ देखने को मिला है चेन्नई मार्केट में। तो ओवरली पॉजिटिव है, स्टॉक काफी पॉजिटिव है। 1100 के डेली क्लोजिंग बेसिस है, स्टॉप लॉस से आप न्यू पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक अपने नेक्स्ट स्विंग हाई को रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 1330 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 1330 की तैयारी आप ब्रिगेड में कर लीजिएगा। यहाँ से 2% ऊपर है, 1100 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी काफी आकर्षक मौका लग रहा है ये ब्रिगेड का शेयर। लेकिन अडानी वाले शेयरों पर लौटेंगे, और लौटने की वजह ये कि खबर तो हमने पॉजिटिव आपको बताई, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़े थे, वो फंडिंग वाली कहानी बता रहे थे आपको। लेकिन 4%, 4.5% ऊपर अडानी पोर्ट्स का शेयर है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अडानी ग्रुप में अगर आपको एक कंपनी चुननी हो तो अडानी पोर्ट सबसे आपको ऊपर रखनी चाहिए अपनी लिस्ट में। चंदन जी, अडानी पोर्ट हमने देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग का शिकार ऐसा हुआ शेयर कि 1000 रुपए के नीचे चला गया था मार्च में, वहां से क्या स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है, 1400 रुपए के ऊपर भाव आ गए हैं, और आज को मिला लें तो पिछले 2-3 सत्र से फिर से तेजी की शुरुआत होती हुई दिख रही है इसमें। क्या व्यू होगा आपका अडानी पोर्ट पर? और चंदन जी, अब चूंकि इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और भी स्टॉक्स हैं, कोई और शेयर जो आपको आकर्षक लग रहा हो, थोड़ा सा लीजिएगा, किसी को लंबा रखना हो, आपकी नजर में कौन सा शेयर बेहतर होगा? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अडानी पोर्ट्स में काफी अच्छा रिवर्सल है, और पिछले लगभग 10-12 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हो चुका है। 1500 से लेके ये 1335 तक का करेक्टिव मूव दिखा के अब लोअर हाइज निगेट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अपसाइड बनना चाहिए। 1385 सपोर्ट है, ऊपर में 1470 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरा, अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें 2520 के लेवल पे चल रहा है, इस पे बाई ऑन डिक्लाइन रखे, कोई भी डिक्लाइन 2510 की तरफ आता है तो खरीदना चाहिए। 2480 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2600 तक के टारगेट के लिए, तो दोनों ही काउंटर और इवन पूरे ग्रुप पे पॉजिटिव स्टेंस यहाँ पे है। चंदन जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी, काफी जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को एडवाइस कर चुके हैं, और ऑप्शंस और फ्यूचर में जब भी ट्रेड करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। बिल्कुल। शरण जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? अब ये स्टॉक जो रिकमेंड किया है, मेरे पास कोई भी नहीं। ओके, चंदन और शरण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए, हमारे व्यूअर्स की हैंड होल्डिंग, उनकी मदद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।